हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। मैं हूँ अभिषेक सर, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है मेटालर्जी। अभी मेटालर्जी चैप्टर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, कितने मार्क्स का चैप्टर आता है। ये टोटल बच्चे लोग आता है 4 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड एग्जाम में। और ये चैप्टर से आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन, उसके बाद प्रोसीजर, आप लोग को 1 मार्क्स का डेफिनेशन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आपके दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे आप लोग के लिए मेटालर्जी चैप्टर्स लेके आ चुके हैं। वन शॉट लेक्चर, ये लेक्चर में आज हम लोग पूरा कवर करने वाले कि भाई कौन से प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्शंस के लिए। आप लोग का जो एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनर का, जो कि बेयर प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनिया, जो कि आज हम लोग लेक्चर्स में वन शॉट में कवर करने वाले। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या प्रिपेयर करने वाले हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स और मेटल्स के प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी कौन से होते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखना चाहिए ना। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मेटलर्जी में वेरियस कंसेप्ट कौन से अप्लाई होते हैं, या कौन से कंसेप्ट है, जिसकी ओर्स है, उसके बाद हम लोगों का मिनरल्स है, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, ये सारे मेथड्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। अभी मतलब मेटल तो है बट उसमें रिएक्टिविटी का इंपॉर्टेंट। अभी रिएक्टिविटी का मतलब कैसे होता है कि जो कि छोटा बच्चा रहता है घर में, छोटा बच्चा क्या रहता है, बहुत ज्यादा अतरंगी रहता है, बहुत मस्तीखोर रहता है, तो वो होता है रिएक्टिविटी। तो वैसे मेरे पास मेटल भी है ना, तो मेरे मेटल में भी क्या होता है, 3 पार्ट होता है। एक हाईली रिएक्टिव होता है, एक मॉडरेटली रिएक्टिव होता है और एक लेस रिएक्टिव होता है। तो हर एक रिएक्टिव एलिमेंट का या हर एक रिएक्टिव मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा आपका आयोनिक कंपाउंड। अभी आयोनिक कंपाउंड हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में ही देखा था। आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है भाई, मेटल एंड नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन करके जो कंपाउंड बनाते हैं, दिस इज नोन एज योर आयोनिक कंपाउंड। और लास्ट वन इज योर करोजन। मतलब करोजन मतलब अभी कौन सा भी मेटल है, मेटल के ऊपर कौन सा भी दूसरा एक लेयर जनरेट हो गया, जैसे कि आप लोग का आयरन है, आयरन के ऊपर है ना ऑक्सीजन ने रिएक्शंस किया तो क्या फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो वो एक रेडिश कलर का या ब्राउनिश कलर का ये आता है, लेयर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। और यही क्या है, तुम्हारा करोजन ऑफ मेटल्स है। तो ये सिर्फ खाली आयरन का होता है क्या, नहीं सर, आयरन का भी होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। आप लोगों ने देखा रहेगा ना, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, ब्लैक हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, करोजन ऑफ मेटल्स का ही पार्ट हो गया। ठीक है, तो चलो आज हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट देते कि क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, अभी सबसे फर्स्ट वाला आएगा बच्चों लोग आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों लोग सॉलिड स्टेट। मतलब क्या, ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर बट एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्शंस आता है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में कि भाई कहाँ पे आप लोग को पूरा क्लियर कट में दिया रहेगा, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आते हैं और हर एक एक्सेप्शंस के रीजंस है। ऐसा नहीं कि भाई आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है मतलब सिर्फ खाली हम लोग को पढ़ना है, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा ना। यस, रीजन रहता है। तो देख वैसे कि तुम्हारा मेटल्स का सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है फिजिकल का, कि जो कि है मेटल्स आर अ सॉलिड इन नेचर। नेक्स्ट, बट उसमें एक्सेप्शंस कौन सा है सर, मर्क्यूरी एक होता है और गैलियम होता है। ये दो बंदे सिर्फ खाली क्या होते रहे, लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आपका टिपिकल लस्टर। मतलब लस्टर भी क्या रहे, एक मेटल का प्रॉपर्टी हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज योर हार्डनेस। मतलब ऑल मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मतलब वो क्या होता है, सॉलिड है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। बट इसमें एक्सेप्शंस कौन सा आता है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है एंड नेक्स्ट वाला कौन सा तुम्हारा, पोटेशियम है। ये 3 मेटल है, वो क्या है तुम्हारे आप लोग के लिक्विड, मतलब सॉफ्ट है। मतलब जैसे नहीं कि उसमें कुछ मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह जो रहता है उनका स्ट्रक्चर्स वगैरह के हिसाब से वो क्या होता है, हार्डनेस उनका क्या होता है, लो होता है, मतलब हार्डनेस कम होता है, तो हम लोग उसको सॉफ्टनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या है, एक्सेप्शंस में आते हैं। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है और जिसमें से हीट भी पास हो सकता है, वो क्या है तुम्हारे मेटल्स। इसके लिए मेटल्स कह रहे बच्चों लोग आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेटल का भाई सरफेस एरिया ज्यादा है। व्हाट डू मीन बाय सरफेस एरिया, मेटल क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। अभी सपोज एक मेटल है, मेटल को मैंने क्या किया, हैमरिंग किया। हैमरिंग मतलब मैंने उसके ऊपर ठोका, हथौड़ी से ठोका, तो हथौड़ी से ठोकने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक थीन शीट बन जाएगा। थीन शीट बनेगा तो आप लोग का सरफेस एरिया बढ़ेगा, और मेटल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने वाला है। तो इसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सोनरस एंड द प्रोड्यूस साउंड ऑन द स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। अभी थोड़ी देर पहले बोला भाई मेटल लिया, उसके ऊपर जोर जोर से मारा मैंने, तो जोर जोर से मारने के बाद कैसे आवाज आता है? अरे मुझे बताओ, सिंपल सा आपके घर में ग्लास लो और चमचे से उसके ऊपर हैमरिंग करो, टन 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 ऐसा आवाज आता है कि नहीं आता है? तो वो होता है तुम्हारा सोनरस प्रॉपर्टी होता है। लास्ट वन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब आता है शाइनिंग करना। अभी मुझे बताओ कौन सा भी मेटल है वो क्या करेगा, शाइन करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कि सिल्वर बोलो, गोल्ड बोलो, ये क्या हो जाते हैं, शाइन हो जाते हैं। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या आता है आप लोगों का? डक्टिलिटी, डक्टिलिटी तो पता चला, मेलेबिलिटी क्या है? चलो अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखो, the property due to which the substances can be drawn into the thin wire without cracking or breaking is called as a ductility। मतलब क्या सर? अभी मुझे बताओ कौन सा भी एक मेटल है उसके ऊपर हैमर करो, हैमर करने के बाद उसका थीन शीट बनेगा और थीन शीट से हम लोग एक थीन वायर भी बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी ऐसे बोलते हैं। समझा? नेक्स्ट, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया डक्टिलिटी का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या था? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच substances can be hammered or roll into the thin sheet without cracking is called as a malleability। मतलब क्या सर? ऊपर वाला तो वायर बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा? थिन शीट बनने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों लोग? आपका थिन वायर बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का? थिन शीट बनेगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों लोग? आपका मेलेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर? चलो अभी हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ने देखा सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी तक देखा था मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी देखने वाले नॉन मेटल्स के। तो यहाँ पे जान दो, नॉन मेटल्स का होता है बच्चों लोग गैसियस और सॉलिड इन स्टेट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स, मतलब सारे नॉन मेटल्स आपके गैसियस स्टेट में रहेंगे, सम आर गैसियस एंड सम आर सॉलिड। अभी इसमें देखते हैं एक्सेप्शंस कौन सा है। नॉन मेटल्स, ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। हाँ सर, ब्रोमीन जो है वो तुम्हारा कौन से स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। और कौन सा कलर का लिक्विड रहता है? ब्राउन कलर का लिक्विड रहता है, वो भी ध्यान रखो। नेक्स्ट, अभी क्या है बच्चों लोग आपका? लैक ऑफ एनी टिपिकल लेक्चर, एक्सेप्शन आयोडीन एंड डायमंड। भाई डायमंड है ना, डायमंड क्या है तुम्हारा? आप बोलेंगे सर डायमंड में हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन में पढ़ा रहेगा। तो डायमंड क्या है बच्चों लोग? आपका कार्बन का एलोट्रॉपी है। तो ये डायमंड कार्बन का एलोट्रॉपी है, बट वो क्या है बच्चों लोग? आपका टिपिकली लेक्चर। टिपिकली लेक्चर है क्या? लैक ऑफ एनी टिपिकल लेक्चर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आपका ब्रिटलनेस इन द सॉलिड स्टेट। मतलब कैसे होता है? सिंपल सा है भाई, सॉलिड रहेगा तो भी चलेगा, बट हम लोगों ने उसको हल्का सा भी ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा? मे बी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस इन द सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन डायमंड। भाई डायमंड तो कितना भी प्रेशर लगा हाथों से टूटने वाला है क्या? नहीं टूटने वाला। क्यों? बिकॉज उसका अरेंजमेंट उतना वैसा स्ट्रॉन्ग दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसमें से हीट पास हो सकता है क्या? नहीं सर। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए वो तुम्हारे नॉन मेटल जो भी है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन ग्राफाइट एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब क्या सर? सिंपल सा है, देखो कार्बन क्या है तुम्हारा? नॉन मेटल है, बट कार्बन के एलोट्रोपिस कितने हैं? 3 है, बेसिकली 3 है। कौन सा? डायमंड है, ग्राफाइट है और कौन सा तुम्हारा? फुलरीन है। बट डायमंड का अरेंजमेंट क्या होता है? मतलब ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है? फिक्स्ड होता है, सॉलिड फॉर्मेट रहता है। आप बोलेंगे सर ग्राफाइट का नहीं रहेगा। हाँ, ग्राफाइट भी तुम्हारा सॉलिड फॉर्मेट में रहता है, बट डायमंड का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और तुम्हारा जो ग्राफाइट है उसका अरेंजमेंट कैसा रहता है? हेक्सागोनल रहता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से वो तुम्हारा डायमंड का जो क्रिस्टल होता है वो वेरी वेरी हार्ड होता है और वेरी हार्ड होने की वजह से वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उससे क्या मतलब है सर? सो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो आप लोगों का जो ग्राफाइट है, मतलब डायमंड है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। बट ग्राफाइट है, ग्राफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। यस सर, ग्राफाइट में क्या होता है? मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहेगा, बट उसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जगह मिलेगा। तो इसके लिए डायमंड सॉरी ग्राफाइट क्या है तुम लोग का? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखने वाले हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई रहता है। तो नॉन मेटल का रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चों लोग? यहाँ पे लो होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं चलो चेक करते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। अभी रिएक्शंस ऑफ मेटल में देखो क्या दिया है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हाँ, ये हमेशा ध्यान देने का, मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा भी मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो आप लोगों का हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल
ऑक्साइड बनाएगा, बराबर है। और सर ये मेटल ऑक्साइड तो बना दिया, बट ये जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड जो है, ये मेटल ऑक्साइड जब भी पानी के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तभी आप लोगों का क्या बनाने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कलाइन इन नेचर है। क्या है तुम लोगों का, अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बेस। मतलब जैसे एसिड होता है ना, एसिड में H+ आयन होता है और बेस में कौन सा आयन होता है, OH- आयन होता है। तो हमेशा याद रखने का, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड, और वही क्या तुम्हारा अल्कलाइन नेचर या बेसिक इन नेचर। क्लियर हो जाएगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म। मैंने एक एग्जांपल दिया सर, जैसे कि सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na2O। अभी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सोडियम मैंने 4 टाइम्स लिया, ऑक्सीजन तो 2 टाइम्स है, और रिएक्शन क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ Na2O आने वाला है। क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट, अभी सर सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही बोला सर, मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या फॉर्म करने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो क्या है बच्चा लोग आपका, अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर, समझ में आ रहा है अल्कलाइन इन नेचर क्या है, क्यों भाई, बिकॉज मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तभी आपका हमेशा हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके देगा। और हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH आयन से, और जिसमें OH- आयन रहेंगे वो क्या रहेगा बच्चे लोग, अल्कलाइन इन नेचर या अदरवाइज बेसिक इन नेचर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया बच्चों लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अभी वही दिया, अभी थोड़ी देर पहले वही बोला। सर देखो सिंपल सी बात है, आप मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर करो और मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करो तो भी आपका क्या फॉर्म होने वाला है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने वाला है। अभी यहाँ पे भी सेम सिनारी है, सिर्फ खाली यहाँ पे ध्यान दो कि भाई मेटल है, क्या है, मेटल है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आप लोगों का क्या फॉर्म करने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और एज वेल एज आपका बाय प्रोडक्ट में H2 गैस लिबरेट करेगा। और क्या लिबरेट करेगा, हीट। हीट को मैंने क्या, कौन सा साइन डिनोट किया यहाँ पे, ट्रायंगल। अभी मुझे बताओ, हम लोगों ने 3rd चैप्टर में देखा था कि हीट के रिलेटेड 2 रिएक्शंस आता है, एक आता है एंडोथर्मिक, दूसरा आता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब आता है हीट इज एब्जॉर्ब और हीट इज यूज्ड, बट यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई ये कौन से टाइप के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कौन सा टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा हीट क्या होता है, रिएक्शन से रिलीज होता है। इतना क्लियर हो जाएगा। तो देखो वापस एक बार, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म NaOH और हाइड्रोजन गैस, एज वेल एज आप लोग का बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, हीट निकलेगा। पोटेशियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, KOH, H2O गैस, और क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर लेस विगरसली टू इवॉल्व हाइड्रोजन। मतलब क्या सर, वही है सर, सोडियम लो, पोटेशियम लो या कैल्शियम लो, कौन सा भी एलिमेंट लो, ऑल आर मेटल्स ना, सारे मेटल्स का प्रॉपर्टी सेम ही दिखाएंगे। हाँ, तो मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है, देखो मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्शन करता है तभी आप लोगों का क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड। कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, एज वेल एज क्या रिलीज करने वाला है आपका, हीट। चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन। तो वही देखो, मैग्नीशियम प्लस H2O2, बट ये H2O सॉरी, ये कौन सा है, हॉट वाटर लेने का। तो आप लोग को क्या फॉर्म करने वाला है, MgOH ट्वाइस, और आप लोग का कौन सा गैस लिबरेट करने वाला है, H2 गैस लिबरेट होने वाला है। इज दिस क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और वाटर, हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू इवॉल्व देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा नहीं ना कि सारे एलिमेंट क्या कर, मतलब सारे मेटल्स क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। वाटर तो 2 टाइप है, आप बोलेंगे सर 2 कैसे है, वाटर तो नॉर्मली होता है, बट कभी कभी कोई कोई एलिमेंट क्या होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं, या कोई कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। बट ऐसे 3 एलिमेंट जो है जो कि तुम लोगों का स्टीम के साथ रिएक्शंस करने वाले हैं, मतलब जो वाटर वेपर आता है ना उसके साथ रिएक्शंस करके आपको ऑक्साइड्स और फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस। तो चेक करते देखो, क्या एल्यूमिनियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या फॉर्म करेगा, Al2O3, और आप लोग का बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। नेक्स्ट, आयरन जब भी 4H2O के साथ रिएक्शन करेगा तभी आपका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, Fe3O4 प्लस आपका क्या आने वाला है, 4H2 लिबरेट होने वाला है। नेक्स्ट,
जिंक जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड और क्या लिबरेट होने वाला है, H2 गैस लिबरेट होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में ये ना, ये आप लोगों को एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी में देखो क्या करने का, बेसिक सिंपल सी बात है। ये तुम लोगों का स्टैंड है। स्टैंड में बच्चों लोग हम लोगों ने क्या किया, बाजू में एक बीकर लिया, बीकर में हम लोगों ने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया। तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया, बट वो स्टैंड को हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब प्लग करके रखा है। तो टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया, ग्लास फुल सोक इन वाटर, मतलब ये जो भी है, और इसमें अंदर हम लोगों ने क्या रखा था, मेटल सैंपल रखा था। मतलब क्या बच्चों लोग देखो, बर्नर से हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड को हीटिंग करना चालू किया। तो यहाँ से मेरा जो स्टीम निकल रहा था, क्या निकल रहा था बच्चों लोग, यहाँ पे स्टीम। तो ये जो स्टीम कर रहा था, ये किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, मेटल के साथ। और मेटल के साथ रिएक्शंस करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगा, और यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। और पता चलेगा मतलब कैसे, सर इसके अंदर तो वाटर है, वाटर में बबलिंग होना चालू हो जाएगा, और ये लेयर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से डिक्रीज होना चालू करेगा। और यहाँ पे जो तुम लोगों का लेयर होएगा वो क्या रहेगा, तुम लोगों का हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने वाला है। समझ में आने वाला है? तो ये तुम लोगों का वापिस एक बार बताता हूँ, कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और cold water, but they react with a steam of water and liberate H2 gas and form oxides. Is this clear? चलो नेक्स्ट। अभी हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एसिड। मतलब एसिड है ना, अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने देखा रहेगा, अभी न्यूज वगैरह में भी आता है, या आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा रहेगा। तो क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, किसी के चेहरे पे फेंक दिया तो क्या हो जाता है, पूरा चेहरा जल जाता है ना, या आपके हाथ के ऊपर गिर गया गलती से तो भी क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो वैसे ही अभी ये रिएक्शन किसके बीच में होने वाला है, मेटल एंड एसिड के बीच में होने वाला है। तो चलो चेक करते हैं क्या होने वाला है। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल क्लोराइड एंड मेटल सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस। वापिस वही सिनेरियो है। मतलब क्या, देखो तुम्हारा जो मेटल है किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों लोग, HCl के साथ, और क्या फॉर्म करने वाला है, मेटल क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड। और आप लोगों का बाय प्रोडक्ट में क्या निकलने वाला है, H2 गैस। तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ सर, सिंपल सी बात है, सोडियम ले लो, HCl के साथ रिएक्शंस करो, तो आप लोगों का क्या फॉर्म होने वाला है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, H2। तो रिएक्शन तो बैलेंस है क्या, नहीं है सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे आएगा। वापिस एक बार, मेटल जब भी क्लोरीन के साथ HCl के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा आप लोगों का, H2। और इतना याद रखने का है, ये जो भी तुम्हारा मेटल क्लोराइड है वो क्या है बच्चों लोग, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। क्यों, बिकॉज भाई क्लोराइड है ना, क्लोराइड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नॉन मेटल होता है, और मेटल क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है, दिस इज नोन एज अ आयोनिक कंपाउंड, या आयोनिक बॉन्ड होता है। और वो आयोनिक बॉन्ड जिसके बीच में प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट। The rate of evolution of H2 is a maximum in the case of a magnesium. The reactivity decreases in the order. मतलब magnesium less greater than aluminium, greater than zinc, greater than क्या आएगा, Fe। तो सबसे लिस्ट H2 गैस कहाँ से लिबरेट होने वाला है, या सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी किसका है बच्चों लोग आप लोग का, कि Fe का। और सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसका है बच्चों लोग, आपका मैग्नीशियम का। इज दिस क्लियर? तो आप बोलेंगे सर आपने तो HCl के बारे में बता दिया, बट हम लोगों को H2SO4 के बारे में भी बताओ। वापिस एक बार बताता हूं, देखो जब भी तुम्हारा मेटल H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या फॉर्म होने वाला है बच्चों लोग, आपका मेटल सल्फाइड। क्या फॉर्म होने वाला है, मेटल सल्फाइड। और बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा आप लोगों का, H2 गैस। तो एग्जांपल दे दो, देखो मैग्नीशियम जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या फॉर्म होने वाला है, मैग्नीशियम सल्फेट। और आप लोगों का क्या बाय प्रोडक्ट आएगा बच्चों लोग, आपका H2 गैस, MgSO4, और क्या फॉर्म होने वाला है, H2 गैस। इज दिस क्लियर? तो देखो चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे भी सेम सिनारियो है। नाइट्रिक एसिड मतलब क्या है बच्चों लोग, आपका HNO3। कौन सा वाला एसिड है, HNO3। अभी HNO3 का क्या है, चलो चेक करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट salt, and depending on the concentration of a nitric acid the various oxide of nitrogen N2O, NO and NO2 is a form। मतलब क्या सर, यहाँ पे ध्यान देखो, सिंपल सी बात है भाई,
देखो मेरे पास दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा एसिड ऑक्साइड और दूसरा होता है तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। मतलब क्या सर, देखो सिंपल सी बात है, कौन सा भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पे सपोज उसने NO2 गैस फॉर्म किया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, आपका ये एक फॉर्म हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड एक बोल देते हैं। और दूसरा वाला NO, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर हो गया सब लोग को। वापिस एक बार, क्या metals react with nitric acid to form a nitrate salt and depending upon the concentration of nitric acid various oxide of nitrogen is formed. First one is N2O, second one is NO2, second one is NO and third one is your NO2। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक्वा रीजिया ये कंसेप्ट क्या है, अभी देखो जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है तुम्हारा, HCl होता है और H2SO4 होता है, एज वेल एज HNO3 भी होता है, बराबर है। बट इन दोनों का मतलब इसमें से तीनों में से कोई दो सैंपल का मैंने क्या कर दिया, मिक्सचर करके और एक न्यू एसिड बना दिया, दिस इज नोन एज योर एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया का एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली श्योर क्वेश्चन आता है। क्या आता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, HCl एंड HNO3 का मिक्सचर है। बट आप लोग का रेशो कितना होना चाहिए, 3:1। मतलब 3 ml HCl में 1 ml HNO3 ऐड करने का टोटल कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल होने वाला है। तो वो जो 4 मोल होने वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एक्वा रीजिया। और ये एक्वा रीजिया कहाँ पे यूज करता है वो भी बताता। अभी मुझे बता, आप लोगों ने अलॉयज देखा रहेगा, अलॉयज का मतलब क्या रहता है, सिंपल सा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट रहता है, 2 और मोर मेटल बोल सकते हैं, बराबर है। अभी मुझे बता, वो अलॉय में मेरे पास एक अलॉय दिया और मेरे को उसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोज में किस में करेगा सर, सिंपल से एक्वा रीजिया में डीप करो, एक्वा रीजिया में डीप करेंगे तो वो सॉलिड का क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे का प्रोसीजर करके उसमें से कितना परसेंट क्या है, मतलब जैसे कि सपोज एग्जांपल लिया, ब्रास लिया, तो ब्रास में क्या प्रेजेंट है, कॉपर एंड टिन प्रेजेंट है। तो कॉपर का परसेंटेज कितना, टिन का परसेंटेज कितना, वो जो कि हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके लिए मतलब इसके पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी अलॉय है वो आप लोग को एक्वा रीजिया में डिप करके रखना पड़ेगा। और डिप करके रखने के बाद आपको एक्वा रीजिया के वजह से ही वो जो तुम्हारा जो सॉल्ट है, उस मतलब सॉल्ट बोल रहा सॉरी, उसमें जो आप लोगों ने जो अलॉय लिया है वो अलॉय का आप लोगों को सेपरेशन होने के लिए इजी हो जाएगा और फिर उसके आगे आप लोग आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, it is a highly corrosive and the fuming liquid. It is one of the few reagent which can the dissolve in the noble metals। अभी थोड़ी देर पहले वही बोला भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली अलॉय यूज होता है, नोबेल मेटल को भी डिसॉल्व करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, एक्वा रीजिया का रिक्वायरमेंट होता है। और एक्वा रीजिया ये क्या है, वापिस एक बार कि तुम्हारा HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन है। HCl कितना होना चाहिए, 3 ml, HNO3 कितना होना चाहिए, 1 ml होना चाहिए। तो रेशियो कितना है बच्चा लगा आपका, 3:1। उसके आगे लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, भाई गोल्ड एंड प्लेटिनियम ये तो एक्सपेंसिव है और ये क्या है, नोबेल मेटल है। तो ये नोबेल मेटल को आप लोग को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको किसका रिक्वायरमेंट है, एक्वा रीजिया का रिक्वायरमेंट है। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। मतलब क्या, अभी देखो ये रिएक्शन है ना, आप लोगों ने देखा है कहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक मेटल है और मेरे पास दूसरा मेटल है, मतलब एक मेटल का सॉल्ट रखा है, मतलब एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और दूसरा एक मेटल है। मतलब जैसे कि कॉपर सल्फेट और जिंक वाला हम लोगों ने देखा था, पता है, कॉपर सल्फेट और जिंक है। तो कॉपर सल्फेट और जिंक में देखा रहेगा तो जिंक इज मोर रिएक्टिव है। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर के प्लेस पे जा रहा है और कॉपर को रिएक्शन से निकाल रहा है। तो यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग चलो वही देखने वाले। देखो क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट सेम। ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, सबका रिएक्टिविटी सेम रहता है क्या, नहीं रहता सर, सबका रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है। मोस्टली मेटल्स के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। तो वैसे ही द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट सेम। The all metals do not react with oxygen, water and acid. As a result, reactivity of metals cannot be determined by using this reagent। मतलब कैसा है कि आप लोग कहाँ से भी आप लोग रिएक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बट ये जरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या दिया है, सिंपल सा है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी गिव्स आउट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास मेटल है जिंक है, बराबर है, इसमें मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्ट डाल दिया। तो कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन होने के बाद मेरे को मिलने वाला है जिंक सल्फेट
और आप लोगों का बाय प्रोडक्ट में क्या आने वाला है बच्चों लोग, आपका कॉपर आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये है तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट है। और ये डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट के लिए आप लोग को सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को पता होना चाहिए रिएक्टिविटी। अभी आप बोलेंगे सर कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सिंपल सी बात है कि भाई जिंक है, जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब जिंक के लास्ट ऑर्बिटल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसके वजह से जिंक क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा मतलब वो स्टेबल है, तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और वहां पे जाके बैठेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, और बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा आप लोग का कॉपर एलिमेंट आने वाला है। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अभी कौन से रिएक्टिविटी है चेक करो। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। मतलब क्या, तुम्हारी पूरे सीरीज में हम लोगों ने रिएक्टिविटी का क्या कर दिया, ऑर्डर अरेंज किया, इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग पैटर्न में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो उसमें क्या क्या दिया है देखो, मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो मेटल्स का 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला हाईली रिएक्टिव, सेकंड वन इज मॉडरेटली रिएक्टिव एंड थर्ड वन इज योर लेस रिएक्टिव मेटल्स है। अब ये टेबल में आप लोग को दिखा देगा, ये चार्ट में आप लोग को पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद आप लोग को कौन सा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, और कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर है, और लास्ट में क्या है बच्चों लोग, आपका गोल्ड है, ये क्या है बच्चों लोग, आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इज दिस क्लियर? तो आपको ये टेबल मतलब ये चार्ट देखिए, ये फोटो देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेटली है, और कौन सा क्या है बच्चों लोग, आपका लेस रिएक्टिव है। चलो उसके आगे देखो क्या दिया है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अबे हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या करने का देखो, द मेटल्स विच आर प्लेस एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने कि सर ये रिएक्टिविटी के जो टॉप पोजीशन पे ये क्या है बच्चा लोग, आपके हाईली रिएक्टिव है। क्या है आप लोगों का, हाईली रिएक्टिव। ये जो मिडल वाले ये क्या है बच्चा लोग, आपका मॉडरेट, मॉडरेटली रिएक्टिव, और ये जो है लास्ट वाला ये क्या है बच्चों लोग, आपका लेस रिएक्टिव। याद रहेगा, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव, और दूसरा वाला क्या है बच्चों लोग, आपका लेस रिएक्टिव है। चलो उसके आगे देखते हैं क्या दिया है, दे आर नेवर फाउंड इन अ नेचर एज अ फ्री स्टेट। मतलब सर सिंपल सी बात है, जो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो नेचर में आप लोग को फ्री स्टेट में मिलने वाले हैं क्या, नहीं सर। क्यों नहीं मिलने वाले, उसके पीछे क्या रीजन है चेक करते हैं। बस इसके एग्जांपल कौन से याद होने चाहिए, देखो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और तीसरा वाला कौन सा तुम्हारा एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट, These metals are obtained by the electrolytic reduction। मतलब ये जो तुम्हारे मेटल्स है उसको निकालने के लिए या उसको मिलने के लिए आप लोग को कौन सा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वापिस एक बार बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज मतलब सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट या रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल। देखो, the arrangement of a metals in increasing or decreasing order of the reactivity is called as a reactivity series of a metal। तो अभी उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव का फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मेटल्स विच आर प्लेस एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इज नोन एज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, they are never found in a nature in a free state। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम है। उसके बाद दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब ये हम लोग कहाँ से मिलेंगे, हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलेंगे। नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आपका मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। अभी मॉडरेट का मतलब क्या, मीडियम लेवल है। तो देखो, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज अ आयरन, उसके बाद आएगा जिंक, उसके बाद क्या आएगा बच्चों लोग आपका लीड, और लास्ट वन क्या आएगा आप लोग का कॉपर। दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। अभी ये मॉडरेटली रिएक्टिव क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज सर दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सल्फाइड एंड कार्बाइड्स और इन नेचर। मतलब क्या, जो सल्फाइड एंड कार्बाइड्स के फॉर्मेट में रहते हैं इन नेचर में, वो क्या होते हैं बच्चों लोग, आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया। वापिस एक बार, जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलने वाले हैं क्या, नहीं सर, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, दिस इज नोन एज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या हाईली रिएक्टिव मेटल
मेटल्स बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वन वो जो कि एग्जाम मतलब जो कि आप लोग के नेचर में सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्मेट में रहेंगे वो क्या रहेगा बच्चों लोग आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स रहेगा। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव में क्या रहेगा बच्चों लोग आपका द मेटल्स विच आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट दे अकर इन अ फ्री स्टेट। अभी हाँ ये आप बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो लिस्ट मतलब जो है तुम्हारा कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो तुम्हारे नेचर में कौन सा फॉर्मेट में रह गए, फ्री स्टेट फॉर्मेट में रह गए। जैसे कि एग्जांपल आएगा बच्चों लोग आपका गोल्ड, सिल्वर और नेक्स्ट वन क्या रहेगा तुम्हारा कॉपर रहने वाला है। डन। नेक्स्ट copper and the silver is also found in the combined state as a sulfide and the ores oxide source रहता है, बराबर है। मतलब क्या कॉपर एंड सिल्वर है ये भाई तुम्हारे सल्फाइड के फॉर्मेट में भी रह गए और उसके बाद उसका क्या मिलने वाला है बच्चों लोग आप यहाँ पे ऑक्साइड पे मिलने वाला है। नेक्स्ट दिस मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स बाय जस्ट हीटिंग द ओर्स इन द एयर। मतलब क्या सर ये मेटल मुझे मिलना है, मतलब ये मेटल मुझे चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेटल के जो भी ऑक्साइड है उसको एयर में क्या करने वाला है, उसको बर्न करने वाला। तो बर्न करने के बाद मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा, ये लिस रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में लिस रिएक्टिव मेटल मिल जाएगा। तो जो कि एग्जांपल कौन सा गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। क्लियर? चलो उसके आगे जाते हैं। रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद अ नॉन मेटल, तो सिंपल है द आयनिक कंपाउंड इज अ फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल। अभी मुझे बताओ मेटल प्लस नॉन मेटल तो इससे बनेगा क्या बच्चों लोग आपका सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनने वाला है, सॉरी इससे क्या बनने वाला है, एक आप लोग का कंपाउंड बनेगा और जो भी कंपाउंड रहेगा वो कंपाउंड क्या रहेगा, आयोनिक रहेगा। कौन सा कंपाउंड रहेगा, आयोनिक कंपाउंड रहने वाला है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई मेरे पास सोडियम है प्लस मेरे पास क्लोरीन है तो दोनों का क्या मिलने वाला है, NaCl। तो NaCl जो भी कंपाउंड है वो क्या है बच्चा लोग आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अभी मैंने लिया मैग्नीशियम, मैंने लिया क्लोरीन, बराबर है। तो Cl2 मैग्नीशियम एंड क्लोरीन लिया तो यहाँ पे होने वाला है बच्चों लोग आपका MgCl2, बराबर है। ये भी 2 टाइम लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया बच्चों लोग आपके आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तभी जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। इतना क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है नॉन मेटल के, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, मतलब क्या जो तुम्हारा नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। देखो नॉन मेटल्स आर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ एसिडिक ऑक्साइड। हाँ ये थोड़ा हम लोग को पता होना चाहिए। देखो वापिस एक बार बताता हूँ सर, मेरे पास ऑक्साइड से कितने टाइप के ऑक्साइड है, सिंपल 3 टाइप के ऑक्साइड है। एक होता है बच्चों लोग आपका एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा वाला ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा वाला ऑक्साइड कौन सा बच्चों लोग आपका बेसिक ऑक्साइड है। और तीसरा वाला ऑक्साइड कौन सा बच्चों लोग आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है? कितने टाइप के ऑक्साइड्स रहते हैं, 3। एक रहेगा एसिडिक, दूसरा रहेगा बेसिक और तीसरा क्या रहेगा बच्चों लोग आपका न्यूट्रल ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, अभी इन सम केस न्यूट्रल ऑक्साइड इज अ फॉर्म। मतलब क्या सर, भाई देखो नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तभी क्या फॉर्म करेगा, NO2। तो ये NO2 जो भी है वो एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड रहेगा, बराबर है। उसके बाद ओनली सिर्फ खाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, NO। तो ये NUA जो भी है NO ये क्या है तुम लोगों का न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इतना क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देने का है नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा तो NO2 बनेगा और NO2 क्या है बच्चों लोग आपका एसिडिक ऑक्साइड है। और नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या है बच्चों लोग आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। इतना क्लियर है। उसके आगे रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल विथ वाटर, मतलब क्या नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एक्सेप्शंस हैलोजेंस। मतलब क्या कौन सा भी नॉन मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करने वाला है क्या, नहीं सर, बट एक्सेप्शन कौन सा है तुम्हारे हाइलोजन। हाइलोजन फैमिली में कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो ये क्या है बच्चों लोग आपके एक्सेप्शंस केस है। नेक्स्ट क्लोरीन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू फॉर्म अ ब्रोमीन एंड अ HCl। मतलब ये क्या है, क्लोरीन भाई बंदा हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो आप लोगों को क्या फॉर्म करने वाला है, ब्रोमीन, एज वेल एज आप लोग का क्या फॉर्म करके देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना क्लियर हो जाएगा। तो किसके प्रॉपर्टीज है बच्चों लोग आपके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलो उसके आगे जाते, और भी है आयनिक कंपाउंड। अभी आयनिक कंपाउंड क्या देखो,
the ionic compound is a form from the two units, that is a cation and second one is your anion, are called ionic compound. मतलब कटायन और अनायन के बीच में जो कंपाउंड बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड. तो बेसिकली मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल्स क्या होते हैं, कटायन होते हैं. और अनायन मतलब क्या होगा भाई, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव. तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो वो बनेगा अनायन. और ये कटायन एज वेल एज अनायन दोनों के बीच में जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो बॉन्ड आएगा, दिस इज नोन एज योर आयोनिक कंपाउंड. इतना क्लियर हो जाएगा. तो देखो नेक्स्ट, an electrostatic force of attraction between oppositely charged ion cation and ion is called as a ionic bond. अभी वही बोला. तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेटल्स कैसे फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे, वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए परत वापस एक बार शॉर्टकट में बता देता. सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. उसके बाद क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. अभी मुझे बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों लोग, यहाँ पे 1. तो वैलेंस कितना रहेगा बच्चों लोग, इसका 1 ही रहेगा, बिकॉज लेस देन 4 है ना, इसके लिए. ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों लोग, इसका 7. तो इसका वैलेंस कितना रहेगा बच्चों लोग, आपका 1 ही रहेगा. क्यों सर, ऑक्टेट के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, एक ही रिक्वायरमेंट है ना. तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये सोडियम है, तो इसका बनने वाला है बच्चों लोग आपका सोडियम प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. और ये क्लोरीन का Cl माइनस जब भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी क्या फॉर्म करने वाला है बच्चों लोग, आपका क्लोरीन. तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारा सोडियम है और ये जो तुम्हारा क्लोरीन है, सॉरी ये क्लोरीन माइनस इधर नहीं आएगा, एक सेकंड ना, ये क्लोरीन जब भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी क्या आएगा, Cl माइनस. तो ये जो माइनस क्लोरीन और ये जो भी है दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होएगा, दिस इज नोन एज योर आयोनिक बॉन्ड. और ये जो कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड. इज दिस क्लियर. चलो उसके आगे जाते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या क्या है. सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन सॉलिड एंड दे हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड द हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन. मतलब भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. दोनों भी चार्ज सेम है, डिफरेंट है, अपोजिट है. दैट्स व्हाई दे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे. नेक्स्ट सेकेंड वाला पॉइंट, दे आर जनरली ब्रिटल एंड व्हेन प्रेशराइज, when the pressure is applied they break into the pieces. वही ऑब्वियसली है. मुझे बताओ सिंपल सी बात है, आपके घर में जो नमक रहेगा, टाटा नमक, देश का नमक, आप लोगों ने देखा रहेगा. तो नॉर्मल ले लो, मतलब सॉल्ट ले लो और उसको क्या करो, क्रश करो, ऑटोमेटिकली क्रश होने वाला है ना. अभी आप बोलेंगे सर कैसे होएगा, बिकॉज सर हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा ये है कौन सा आयनिक कंपाउंड, इसका प्रॉपर्टी है कौन सा, ब्रिटलनेस वाला. तो उसमें क्या करते हैं, हल्का सा भी प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, दे आर ब्रेक इनटू द पीसेस. उसके आगे नेक्स्ट, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ऑब्वियसली याद रखने का, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है बच्चों लोग, यहाँ पे हाई रहता है. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या, दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट इन सच एज अ केरोसिन एक्सेट्रा एंड द पेट्रोल वगैरह एक्सेट्रा. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं. मतलब क्या है, जो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड है, जो NaCl है, MgCl है, FeCl है, ये क्या हो जाएगा, पानी में डिजोल्व होने वाला है. बट पानी छोड़ के और दूसरा सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. मतलब कौन सा, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एसिडोन हो गया, उसमें वो लोग डिजोल्व होने वाले हैं क्या, नहीं होने वाले सर. देखो they conduct electricity in the molten state and is also in a aqueous solution. अभी मुझे बता, सिंपल सी बात है, मैंने सपोज सॉल्ट लिया और मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया. इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है, बिकॉज उसमें फ्री स्पेस चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए. तो आप बोलेंगे सर पानी में जाके कैसा मिलेगा. देखो मेरे पास वाटर, एक ग्लास वाटर है, उसमें मैंने NaCl ऐड कर दिया, तो NaCl जैसे मैं ऐड करेगा वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होने वाला है, इजीली पास होने वाला है. इतना क्लियर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन प्योर फॉर्म ऑफ द ओर
the metals are the further purified by the different method by the purification all the process is called as a metallurgy। तो ये आपको पता होना चाहिए मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या है। मेटलर्जी का डेफिनेशन वापस एक बार बताता हूँ, द मेटल्स आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मेटलर्जी। इतना क्लियर हो गया मेटलर्जी के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले मिनरल्स क्या होता है। द कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल्स दैट अकर्स इन अ नेचर along with the impurities are called as a mineral। मतलब जो भी नेचर में मिलता है बट उसके साथ क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों लोग आपका मिनरल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन से बच्चों लोग आपके रॉक्स है। रॉक्स मतलब क्या, आर कंपोज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ मिनरल्स टैल्स एज अ ग्रेनाइट एट द मिनरल। मतलब क्या, ये जो ग्रेनाइट है या तुम लोगों का जो टाल्क है TALC है, तो ये क्या है बच्चों लोग आपके रॉक्स के एग्जाम्पल्स है। उसके आगे जाएंगे गैंग। गैंग मतलब कौन सा, मारामारी वाला गैंग नहीं सर, या दाऊद इब्राहिम वाला गैंग कुछ नहीं, वैसा वाला भी नहीं गैंग। तो कौन सा वाला गैंग है, देखो द ओर कंटेन मेटल कंपाउंड्स विथ सेम ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक। अभी यहाँ पे कौन से इम्प्योरिटीज लाइक होते हैं, चलो चेक करते हैं। देखो लाइक नेक्स्ट ओर में देखो क्या आएगा, the minerals which form metals are extracted profitably and the conveniently are called as ores। the example कौन सा है, बॉक्साइड एंड सिनेमा आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ओर के बारे में पता होना चाहिए बच्चों लोग। तो ओर क्या होता है, द मिनरल्स होता है किससे, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड द कन्वीनियंटली आर कॉल्ड एज अ ओर्स। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा बच्चों लोग आपका बॉक्साइड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा बच्चों लोग आपका सिनेबार रहेगा। डन। अभी लगता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्या है, द प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। अब ये स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी कौन सा भी एलिमेंट के बारे में पढ़ने का है, मतलब जैसे कि मेरे को एल्यूमिनियम पढ़ना है, तो एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा, पहले स्टेज 1 मतलब उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। स्टेज 2 में क्या आएगा, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे पता होना चाहिए, भाई मैं इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा। और स्टेप 3 मतलब क्या आएगा, उसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है। इज दिस क्लियर। तो ये आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले, स्टेप बाय स्टेप। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्या है, द प्योर मेटल्स इज ऑब्टेन from the ore by the following stage। first stage is your concentration of ores। second stage क्या है बच्चों लोग आपका एक्सट्रैक्शन है, बराबर है। और नेक्स्ट आपका थर्ड वाला क्या है बच्चों लोग आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स को कैसे रिफाइन किया जाता है। इज दिस क्लियर। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 by 1। स्टेज नंबर 1, पहला वाला स्टेज का नाम क्या है बच्चों लोग आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं फर्स्ट वन स्टेज नंबर 1 क्या तुम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या दिया, देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मतलब क्या सर, सिंपल सी बात है कि तुम्हारे जो पास जो गैंग है वो गैंग से, मतलब जो गैंग है हम लोग क्या करेंगे, ओर से सेपरेट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अभी मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कौन से, सबसे पहला वाला आएगा बच्चों लोग आपका सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी के बेस हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाएगा बच्चों लोग आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब क्या, मैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेट के थ्रू से या मैग्नेट बेल्ट रहता है, वो बेल्ट के थ्रू से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन क्या आएगा बच्चों लोग आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आ जाएगा। और लास्ट वन क्या आ जाएगा बच्चों लोग आपका लीचिंग आने वाला है। समझ में आ रहा है। तो ये टोटल कितने मेथड से आप लोग के, 4 मेथड से। तो एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ जाएगा, क्या डेफिनेशन आ जाएगा, डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो क्या है डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ अ ओर्स। तो इसके कितने मेथड है सेपरेशन के, 4। फर्स्ट मेथड इज योर सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, सेकंड मेथड इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड मेथड क्या है बच्चों लोग आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, एंड फोर्थ वाला मेथड क्या है बच्चों लोग आपका लीचिंग। और ये ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर, मतलब ईच एंड एवरी मेथड के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। चलो अभी हम 1 by 1 देखते हैं क्या क्या है। सबसे बेस्ट आएगा तुम्हारा सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, मतलब 2 अलग अलग मेथड से। कौन से, देखो द ग्रेविटेशनल मेथड, मतलब द सेपरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल मेथड इज यूज्ड टू द सेपरेट द हेवी पार्टिकल्स। कौन से, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, हेवी पार्टिकल फ्रॉम ओर्स, द लाइट पार्टिकल्स एंड द गैंग। द प्रोसेस टू डू दिस सेपरेशन एक्ट्स आर द फॉलोज। मतलब क्या, देखो द ग्रेविटेशनल मेथड क्या होता है, ये जो मेथड है इसमें से हम लोग क्या करने वाले, देखो गैंग में कैसे होता है बच्चों लोग, बेसिकली अभी गैंग, अभी मुझे बताओ सिंपल सा बात है, कौन सा भी हमारे गली का या तुम्हारे मोहल्ले का एक गैंग रहेगा या मैं से समय डॉन रहेगा,
तो डॉन रहता है, उसके साथ उसके बड़े लोग भी रहते हैं और छोटे बच्चे लोग भी रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, आपका जो गैंग रहेगा इसमें लार्जर पार्टिकल भी रहेंगे और स्मॉलर पार्टिकल भी रहेगा। वो लार्जर और स्मॉलर पार्टिकल को सेपरेशन करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं भाई, सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। समझ में आने वाला है। देखो, द ग्रेविटेशनल मेथड इज यूज to the separate the heavy particles of ore from the light particles of the gang. This process to do this the separation are acts as follow. तो सबसे पहला वाला कौन सा बच्चों लोग आपका वेल्फी टेबल मेथड आता है, एंड सेकंड वाला आएगा बच्चों लोग आपका हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक मतलब क्या सर, वाटर के थ्रू से। अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, अभी सिंपल, अभी आप लोग के पास गाड़ी है या आप लोगों का कार है या बाइक है, आप लोग की साइकिल है, आप लोग की गाड़ी कार साइकिल कुछ भी खराब हो गई, मतलब क्या, अभी बारिश का सीजन चालू है, सब जगह पे आप लोग को क्या रहेगा, कीचड़ कीचड़ रहेगा, आपकी गाड़ी या साइकिल जो भी कहाँ से भी गई रहेगी वो पूरा खराब होएगी ना, तो आप उसको क्या करते हैं, वॉशिंग के लिए जाते हैं। तो जब भी वॉशिंग सेंटर में जाते हैं तो वॉशिंग सेंटर में क्या करता है, आपका जो भी गाड़ी है उसके ऊपर सबसे पहले क्या करता है रे, प्रेशर गन से, मतलब प्रेशर गन से क्या किया जाता है, वाटर का बम्बार्डिंग किया जाता है, मतलब क्या, पूरा पानी मारा जाता है, तो उसमें से क्या हो जाता है, पूरा का गाड़ी, मतलब आपका जो कार है या आप लोग का जो बाइक है उसके ऊपर का पूरा जो मतलब का एक लेयर हो जाता है, जो कीचड़ आप लोगों के गाड़ी पे बैठा हुआ रहता है वो क्या था, पूरा साफ हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोलिक सेपरेशन वही काम करता है, मतलब नीचे से वाटर का इतना प्रेशराइज वाटर दिया जाता है कि ऊपर जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स रहेंगे वो सेपरेट होने वाले हैं, एक लाइटर और एक क्या है बच्चों लोग आपका हेवी पार्टिकल्स में। समझ में आने वाला है। तो ये उसके बाद ये यही हम लोग देखने वाले क्या है, कौन सा मेथड है, कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो एग्जाम में पहले सबसे पहले देखते हैं वेल्फी टेबल मेथड क्या होता है। तो बेसिकली वेल्फी टेबल मेथड देखो क्या होता है, सिंपल से ऊपर से ना ये पाउडर ओर रहता है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी ओर है मतलब ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे वाटर रहता है, वाटर क्या करता है, प्रेशराइज वाटर क्या करता है, उसको सेपरेट करने का, मतलब प्रेशराइज वाटर का, मतलब प्रेशराइज वाटर से क्या होने वाला है, आपका जो भी ओर्स है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे डाइल्यूटेड फॉर्मेट होने वाला है, बट उसके आगे वो ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे स्लिट्स रहता है और ये वाइब्रेटिंग टेबल्स रहता है। तो स्लिट कैसा रहता है, तो गांव में देखो ना पानी भरते हैं हम लोग खेती में कैसे पानी भरते हैं, तो ऐसे हम लोग स्लॉट बनाते हैं, तो वैसे स्लॉट बना हुआ रहता है। और बट ये कैसा रहता है, ग्रेविटेशन, मतलब ऐसा डिक्रीज स्लोप वाला रहता है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसा वाला पार्ट। तो वैसा करते 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 हम लोग क्या करते हैं, स्लिट में जो भी तुम लोग का ओर्स है वो क्या होता है, मतलब आपके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इजीली सेपरेट हो जाते हैं, मतलब हेवी, और आप लोगों का क्या है बच्चों लोग आपके लाइट पार्टिकल्स, ठीक है। और ब्लास्ट में जो बचता है वो क्या है बच्चों लोग आपका गैंग है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है देखो, सबसे पहला आएगा बच्चों लोग आपका वेल्फी टेबल मेथड, इसका सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या दिया चेक करते हैं, द वेल्फी टेबल इज द made by the fixing narrow and thin wooden wedges and blocks or inclined surface with low slope। मतलब यहाँ पे जो भी आप लोगों को, जो आप लोग को डायग्रामेटिकली दिखा दे रहा वो सरफेस एरिया, मतलब जो स्लोप था वो क्या था, वेरी स्लो था। ऐसा नहीं कि बाबा पूरा ही रहेगा तो पूरा का पूरा जो भी आप ऊपर से डालेंगे पूरा नीचे चला जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी तुम्हारा स्लोप है वो क्या होना चाहिए, लो स्लोप होना चाहिए। नेक्स्ट, द टेबल इज अ केप्ट कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। अभी मुझे बता, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने वो देखा है, अभी सिंपल सी बात है, क्या आपलं मराठीमध्ये बोलतो ना चाळण असते तसं टाइप बोलतात की मतलब क्या रहता है कि सिंपल सी बात है, आप लोग के मम्मी क्या करती है, दुकान से जो गेहूं वगैरह लाती है वो चालनी में डाल देते हैं और ऐसा हम लोग उसको वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने के बाद ही आपको पता चलता है ना ऊपर क्या रहता है, आप लोग के जो हेवी पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो नीचे चले जाते हैं। तो सेम एग्जैक्ट वो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे लगाने का है। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, जो भी आपका स्लिट है वो क्या होने वाला है, वाइब्रेट करने वाला है, और वाइब्रेशन कंटिन्यूस होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों का इजीली दो पार्ट में सेपरेशन होता है, हेवी पार्टिकल अलग एंड लाइट पार्टिकल्स अलग। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो नेक्स्ट, the lumps of the ore is made of a powder ore by the using ball mill। मतलब बॉल मिल से हम लोग क्या करने वाले, ये जो है उसको बॉल मतलब पाउडर फॉर्मेट करने वाले। नेक्स्ट, दिस पाउडर ore is a power on the table and the stream of the water is a simultaneously and release from the upper side। मतलब जो भी बनने वाला है वो कहाँ पे रिलीज होने वाला है बच्चों लोग, आपका अपर साइड रिलीज होने वाला है। उसके आगे क्या, this result in the lighter gang particle getting the carried away along with the flowing water, and while the heavier particle which they are heavier proportion of the minerals
आर ब्लॉक ऑन द वुडन वेजेस एंड द कलेक्टेड थ्रू द स्लेट। समझ में आने वाला है। तो ये क्या होने वाला है बच्चों लोग यहाँ पे कि आप लोग को जो भी है कंटिन्यूएशन में वाइब्रेशन तो होना ही चाहिए। ये स्लीट्स है तो ये स्लीट्स में क्या होने वाले बच्चों लोग आपके हेवी पार्टिकल्स आप लोगों के कलेक्ट होने वाले हैं, समझो ना। और जो पाउडर ओर है वो एज इट इज यहाँ से हम लोग जब भी पास करेंगे तभी किसके थ्रू से जाएगा, वाटर के थ्रू से जाएगा। वाटर के थ्रू से जाने के बाद ये वापस क्या आएगा, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, नीचे। और नीचे जो भी आप लोग का स्लोप रहेगा वो क्या होना चाहिए, लो स्लोप होना चाहिए। तो लो स्लोप होने के बाद यहाँ पे बीच में स्लिट्स रहेगा, तो स्लिट्स में क्या होने वाले बच्चों लोग आपके पार्टिकल फंसने वाले हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वेलफ्ली टेबल मेथड, समझ में आने वाला है। तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ सकता है। तो 1 मार्क्स के लिए आप लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा, और डायग्राम के बाद आप लोगों को मिनिमम 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को 4 पॉइंट मतलब प्रोसीजर जैसे बताया वैसे लिखो, आपको आराम से 2 मार्क्स मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ये वाला नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में क्या दिया है, चलो देखते हैं कि द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज अ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑन द मिल, मतलब किसके ऊपर वर्क करने वाला है, मिल में वर्क करने वाला है। नेक्स्ट, द हाइड्रोलिक सेपरेशन आर द मेथड इज अ मेथड यूज्ड टू द सेपरेशन ऑफ अ फाइनली ग्राउंड ओर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ओर। मतलब क्या सर, ये जो ग्राउंड ओर होता है ना उसको सेपरेट करने के लिए, देखो ओर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो जो ग्राउंड ओर है उसको सेपरेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते रहे, हाइड्रोलिक सेपरेशन का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट, it involves the adding the finely ground ore to the tapering and the vessel and which open in the tank like container with an outlet for the water and the water is a inlet। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि भाई ये तुम लोगों का ऐसा मतलब कंटेनर रहता है, ये कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, नीचे से वाटर का फ्लो पास करते हैं, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर रहेगा, और वाटर के फ्लो से वजह से ये जो भी पार्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों लोग, इसमें इतना प्रेशराइज रहेगा, तो प्रेशराइज से क्या होने वाला, वो ब्रेक डाउन होकर सेपरेट होने वाले, समझ में आने वाला है। तो ये आप लोग का प्रोसीजर होता है। वहां पे अ फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज इन द टैंक फ्रॉम द लोअर स्लाइड, तो वही ना, यहाँ से प्रेशराइज वाटर जाएगा तो ही तो वो सेपरेट होने वाला है, अदरवाइज प्रेशराइज नहीं जाएगा। नॉर्मल में पानी मारा वो सेपरेशन होने वाला है क्या, नहीं, सिर्फ खाली लेवल बढ़ेगा, बट लेवल बढ़ने से कुछ मतलब है नहीं। उसके आगे, the lighter gang particle flow out along with the water stream and from the outlet on the other side of the tank and the we are collected at the separately। so देखो यहाँ से आपको पता चलता है, ये डायग्राम से आपको दिखा देगा कि इधर से आप लोगों ने क्या किया, वाटर का फ्लो पास कर दिया, और जैसे वाटर फ्लो पास कर दिया ऊपर से तो और आ रहा है, और जैसे ही और आ रहा है तो नीचे से प्रेशराइज गन रहेगा, मतलब प्रेशराइज गन जैसे वाटर जाएगा और वो क्या करेगा, ये जो भी पार्ट है उसको क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, एक लाइट और एक क्या रहेगा, हेवी। और लाइट वाला जो भी रहेगा वो जो ये तुम्हारा गैंग है ना, या इसके थ्रू से क्या होने वाला है बच्चों लोग, आपका बाहर सेपरेट होने वाला है, और जो हेवी पार्टिकल्स रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे बॉटम में जाके क्या होने वाला है, फिक्स्ड होने वाला है। और वही क्या है बच्चों लोग, आपका कंसंट्रेटेड ऑफ ओर से, समझा। तो ये तुम लोगों का कौन सा मेथड है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। इज दिस क्लियर। चलो उसके आगे देखते हैं। हाँ, तो देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया बच्चों लोग आपका, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेयर इन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम साइज आर सेपरेटेड बाय द वेट विद द हेल्प ऑफ द वाटर। तो ये तुम लोगों का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक सेपरेशन के ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो एग्जाम में इसका भी आप लोग को शॉर्ट नोट आएगा, तो आपको डायग्राम और आप लोग को इसमें से 4-5 पॉइंट लिख दो, आप लोग का मार्क्स आराम से मिल जाने वाला है। नेक्स्ट अभी देखते हैं बच्चों लोग आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अभी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होने वाला है देखते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन इज यूज इन दिस मेथड। कौन सा मशीन यूज होने वाला है बच्चों लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन यूज होने वाला है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा मशीन होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ एक और एक मैग्नेटिक पाथ, और ये दोनों जैसे वर्क करने वाला एक रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, this method the main part of the machine is the 2 types of the iron roller and the conveyor belt continuously moving around there। मतलब क्या सर, देखो ये तुम लोगों का व्हील है और ये मैग्नेटिक बेल्ट जैसे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और ऊपर से हम लोग क्या करने वाले हैं सब बच्चों लोग, देखो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक जो भी ओर है वो ट्रांसफर मतलब पास करेंगे, और ओर पास करने के बाद यहाँ पे पास होने के बाद ये रोटेट होएगा, तो यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, एक होएगा बच्चों लोग आपका नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, और दूसरा वाला क्या बच्चों लोग आपका मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, मतलब एज अ मैग्नेटिक बेल्ट जैसे इसका क्या करने वाला है, यूज होने वाला है, समझा। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या दिया है। देखो, वन रोलर इज अ नॉन मैग्नेटिक
एंड द अदर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब यहाँ पे दो रोलर होता है, एक होता है बच्चों लोग आपका नॉन मैग्नेटिक वाला होता है और दूसरा वाला क्या होता है बच्चों लोग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला होता है। उसके आगे द कन्वेयर बेल्ट इज मेड ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक लेदर और ब्रास। तो हमेशा याद रखने का, जो भी भाई नॉन मैग्नेटिक है वो किससे बना हुआ रहेगा, लेदर से बना हुआ रहेगा, नहीं तो ब्रास या मेटल से बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट, ब्रास या मेटल है, नहीं सर, ब्रास ये क्या है बच्चों लोग आपका अलॉय है, समझ में आ रहा है। उसके आगे नेक्स्ट, the powder ore is a power at the non-magnetic roller at the end of the conveyor belt and the two collector of vessel are placed below the magnetic roller। अभी वही बोला ना भाई, दो है ना, तो एक मैग्नेटिक है और एक क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और दोनों के बीच में दोनों बीकर रखने का नीचे, एक क्या है इसमें एक मैग्नेटिक वाला जाएगा और एक में क्या आएगा तुम्हारा नॉन मैग्नेटिक वाला, सेपरेशन रहेगा। नेक्स्ट, non-magnetic ore particles are carried along the belt and the fall in the collect in the vessel, and the magnetic ore or the particle are stick in the magnetic roller and the fall in the another collector vessel near the belt। मतलब कैसा होता है, सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक वाला सेपरेशन हो जाता है और उसके बाद जो मैग्नेटिक वाला रहेगा वो तुम्हारे बेल्ट को स्टिक होके ही आगे चला जाता है, और आगे चला जाने के बाद एक पर्टिकुलर बात पे, मतलब एक जगह पे उसका क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला वो नेचर वो खत्म होने वाला है, फिर वह क्या होने वाला है, दूसरे वाले जो बीकर या कंटेनर है उसमें क्या होने वाला है, कलेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं magnetic ores or particles are stick to the magnetic roller and fall in the collector vessel and near the belt। वो तो हो गया। एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, कैल्सिलेट्राइट इज अ टीन ओर। मतलब ये क्या है बच्चों लोग आपका, ये जो तो है तुम्हारा किसका ओर है, टीन का ओर है। इट कंटेन्स मेनली द नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, क्या है स्टाइनिक ऑक्साइड SnO2 है। उसके बाद द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट फेरस, टंगस्टन, FeWO4, these are the separated by the electromagnetic method। मतलब क्या सा सिंपल सी बात है, मेरे पास ये टीन का ओर है, ये टीन के ओर में दो पार्ट है, एक आता है तुम्हारा मैग्नेटिक वाला और दूसरा वाला आता है नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक वाला कौन सा तुम्हारा स्टैनस ऑक्साइड है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं SnO2 बोलते हैं, और दूसरा वाला क्या है बच्चों लोग आपका टंगस्टेन है। तो टंगस्टेन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा बच्चों लोग आपका, बट कौन सा टंगस्टेन है, फेरस टंगस्टेन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, FeWO4 है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ऊपर वाला क्या है बच्चों लोग आपका नॉन मैग्नेटिक है, समझा। चलो उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों लोग क्या दिया है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है, ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी दिया है, तो डायग्राम से आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओस डालेंगे, तो ये क्या करेगा, पास करेगा, पास करने के बाद ये रोटेट होने वाला है, फ्रोथ फ्लोटेशन रोटेट होने वाला है। यहाँ से एयर सप्लाई करेंगे, एयर सप्लाई होने के बाद इसके अंदर तो पहले से वाटर है ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बबल फॉर्मेट आने वाला है, वाटर एंड पाइन ऑयल सेपरेट होने वाला है, और ये क्या है, एजिटेटर है। एजिटेटर मतलब आपको पता चलेगा, और यहाँ से आपको सेपरेशन ऑफ गैस, मतलब ये जो भी है नीचे जो बॉटम में सेटल डाउन हो गया वो क्या आ गया, आप लोग वहां से इजीली रिमूव कर सकते हैं, समझा। तो चलो देखते क्या है। The froth flotation method is a process that involves combining finely ground minerals with the vegetable oils such as a pine oil or the क्या लिखा है, यूकेलिप्टस ऑयल टू द क्रिएट एंड द फ्रोथ। मतलब क्या, तो तुम लोगों का ये जो मेथड है ये किसके लिए यूज होने वाला है, फ्रोथ फ्लोटेशन। द प्रोसेस इज कंबाइनिंग विद द ग्राउंड मिनरल विथ वेजिटेबल ऑयल सच एज अ पाइन ऑयल, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, the hydrophobic properties of the particles cause the metal, the sulfide are the particles, the weight primarily with oil while and the hydrophilic properties and cause the gang particles to weight with the water। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों लोग, दो टाइप के प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर लविंग स्पीसीज है, और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या बच्चों लोग आपका वाटर हेटिक स्पीसीज है, बराबर है। तो ये किसके बीच में आता है बच्चों लोग आपका, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर आता है। डन। तो चलो नेक्स्ट देखते क्या दिया। अब ये प्रोसेस में क्या क्या एग्जैक्टली दिया है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहला, प्रेशराइज एयर इज अ ब्लोन थ्रू द मिक्सचर। मतलब ये मिक्सचर में क्या करते हैं, प्रेशराइज एयर रहता है। उसके बाद एन एजिटेटर रोटेट्स अराउंड द टैंक एक्सिस। मतलब अभी देखो मुझे बताओ, ये जो एजिटेटर जो भी है ना, ये ऊपर से क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है, टैंक के अराउंड क्या होने वाला है, एक्सिस में रोटेट होने वाला है। नेक्स्ट देखते क्या दिया, बबल्स फ्रॉम ड्यू टू द ब्लोन एयर। मतलब जैसे रोटेट होएगा ऑब्वियसली बबल फॉर्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो बबल फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट, द फोम फ्रॉम ऑयल वाटर एंड एयर बबल्स फॉर्म।
मतलब जैसे ये हो जाएगा और वैसे मतलब आप लोगों ने देखा है ना कि अभी सिंपल सी बात है, अभी आप लोगों ने पानी ले लो, पानी में क्या करने का सिंपल सा हम लोगों ने डिटर्जेंट ऐड कर दिया, डिटर्जेंट ऐड करने के बाद वो हल्का सा फोम होने वाला है, बट ज्यादा फोम के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं और ऐसा ऐसा ये करते हैं ना, शेक करते हैं, तो जैसे जैसे शेक करेंगे मतलब आपका हाथ रोटेट करेगा उतना फॉर्म होने वाला है। तो वैसे यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, कंटेनर में जैसे ही आप लोग फ्लोट डालेंगे उसको रोटेट करेंगे वैसे आपका बबल्स और आपका क्या फॉर्म होने वाला है, फोम फॉर्म होने वाला है, समझा। नेक्स्ट उसके बाद सल्फाइड मिनरल्स फ्लोट विद फॉर्म्स वेट बाय द ऑयल एंड कैन बी द रिमूव, मतलब ये एक बार सल्फाइड मिनरल्स फ्लोट होने के बाद तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद गैंग पार्टिकल्स आर सेटल एट द बॉटम, मतलब जो भी तुम्हारे गैंग रहेगा वो कहाँ पे रहेगा बच्चे लोग, आपके बॉटम में जाके सेटल डाउन होने वाला है और हम लोग उधर से उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड एंड द कॉपर पायरेट, मतलब ये किसके लिए यूज होता है, जिंक ब्लेंड, ये क्या है बच्चों लोग, इसके लिए जिंक ब्लेंड, और दूसरा वाला क्या है बच्चों लोग आपका कॉपर पायरेट, तो ये किसके लिए हम लोग इसको यूज किया जाता है, समझा। तो ये है तुम लोगों का फ्लोटेशन मेथड, डन। चलो उसके आगे जाते हैं। सर लास्ट वाला है बच्चों लोग आपका लीचिंग मेथड। अभी लीचिंग में क्या करने का देखो, दिस लीचिंग प्रोसीजर इज यूज टू रिमूव द केमिकल फॉर्म द सॉलिड, मतलब क्या सर, जो केमिकल्स होते हैं सॉलिड फॉर्मेट में उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लीचिंग, एंड दिस अकर्स व्हेन द गिवन सब्सटेंसेस इज अलाउड to dissolve in the liquid and it is done either the naturally or in the industrial setting, मतलब क्या हम लोग क्या करते हैं सर, इसको जो इसमें से जो केमिकली जो सॉलिड्स है उसको सेपरेशन के लिए हेल्प होता है, बट ये जो भी है वो नेचुरली होता है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं उसको इंडस्ट्रियल सेटिंग से हम लोग क्या करते हैं ये वर्कआउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, हम लोग स्प्रिंकल करने के बाद जो भी है एसिड वगैरह हम लोग इसको क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन होने के बाद इसका क्या होगा, लीचेस फॉर्म हो जाएगा कलेक्शन डिश में, और उसका आगे जाके एक्सट्रैक्शन करके स्टीपिंग फिर ईवी ये सब कुछ करके ये प्रोसीजर पूरा वापस कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों लोग, आपका लीचिंग वाला प्रोसेस है। तो लीचिंग में देखो क्या दिया है, सबसे पहले लीचिंग इज द इनिशियल स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लाइक एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ऑन द ओर, मतलब सबसे पहला वाला स्टेप कौन सा बच्चों लोग आपका, लीचिंग, किसके लिए, एक्सट्रैक्शन का, किसका एक्सट्रैक्शन, गोल्ड का, एल्यूमिनियम का और सिल्वर का, कहां से, ओर से। उसके बाद नेक्स्ट the ore is a soak in the specific solution of a specific solution for a long time and causing it is dissolve, मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट अभी देखो गैंग इज डज नॉट रिएक्ट विद अलाउइंग इजी द सेपरेशन, मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी मतलब गैंग यूज करने वाला है वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्या, नहीं करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल bauxite is a concentration is achieved by the soaking it in the aqueous NaOH and Na2CO3 causing it a dissolving aluminum, मतलब क्या है बच्चों लोग यहाँ पे हम लोग अभी बॉक्साइट कंसंट्रेशन का और देखने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है बच्चों लोग आपका एक्वियस NaOH एंड Na2CO3 मतलब सोडियम इसमें क्या है सोडियम कार्बोनेट है कॉजिंग इट डिजोल्विंग इन द एल्यूमिना। तो ये है तुम्हारा लीचिंग प्रोसीजर का मेन पॉइंट है। वापिस एक बार देखते हैं, लीचिंग इज द इनिशियल स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लाइक ऑफ एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर एंड सिल्वर के लिए। नेक्स्ट the ore is a soak in the specific solution for a long time है, the gang does not react allowing easy separation है, and last one example से bauxite concentration is achieved by the soaking it in the aqueous NaOH and Na2CO3 causing it in dissolve in a alumina। तो देखो बच्चे, तो ये हो गया तुम्हारा स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 क्या है तुम्हारा, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर से, बराबर है। अभी देखो ये चैप्टर बहुत थ्योरी है, इसमें पूरा थ्योरी का थ्योरी पढ़ने का, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक वगैरह नहीं है कि आप लोगों को कि भाई कुछ प्रैक्टिकल है कुछ कैलकुलेटिव है या कुछ है, ये आप लोगों को थ्योरी है थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक में तो हम लोगों ने मतलब देखा रहेगा आप लोगों ने कि उसमें तो पूरा रामायण महाभारत दिया है, बट आप लोगों ने क्या किया आपके लिए आपके बेस्ट मतलब सेफर साइड के लिए हम लोगों ने आपको पॉइंट वाइज आंसर दिया है। आप लोगों ने पॉइंट वाइज आंसर याद किए, एग्जाम में यही जाके लिखे तो भी आपका बहुत हेल्प होने वाला है। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेज नंबर 2। अभी स्टेज नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई एक्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं। अभी एक्सट्रैक्शंस क्या करना है चेक करते हैं। देखो एक्सट्रैक्शंस ऑफ रिएक्टिव मेटल, वापिस इसमें 3 फंडा आने वाला है, एक रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव और एक क्या आएगा बच्चों लोग आपका लेस रिएक्टिव। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। Extraction of reactive metals.
द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैज बीन डन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब जो भी तुम लोगों का रिएक्टिव एलिमेंट है या रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेरे को किसका रिक्वायरमेंट है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्शन ओवरव्यू, हाईली रिएक्टिव लाइक मेटल एज अ पोटेशियम, सोडियम, और लास्ट वन क्या बच्चों लोग आपका एल्यूमिनियम है। किसी ने क्वेश्चन पूछा भाई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम है। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, तो बोलने का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे फॉर्म कटायन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ये भी पहले से ही पता है भाई, मेटल जो भी रहता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या करेगा, कटायन फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट, द रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड एंड टू गिव द हाइड्रोजन गैसेस। ऑब्वियसली वह जो भी मेटल है वो क्या करेगा, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, मे बी मेटल क्लोराइड नहीं तो मेटल सल्फाइड फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड नहीं तो क्या करेगा, मेटल सल्फाइड फॉर्म करेगा, सल्फाइड। और आप लोग का क्या करेगा बच्चे लोग, यहाँ पे H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब जो भी है हाईली रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट, स्टेज 2 में एक्सट्रैक्शंस वही है, अभी देखते हैं क्या क्या। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर बर्न इन रिएक्टिंग विद अ गैस एंड फ्रॉम एयर। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर द मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट। अभी मोल्टन का मतलब क्या होता है, चेक करते हैं। If metals is deposited on the cathode and while the chlorine gas is liberated at the anode। अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, दो टाइप रहता है, एक होता है मोल्टन, और मोल्टन के हम लोग बोलते हैं फ्यूज भी बोलते हैं, और दूसरा वाला होता है एक्वियस होता है, बराबर है। अभी मुझे बताओ, जब आप जहाँ पे सॉल्यूशन में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा या वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, दिस इज नोन एज योर एक्वियस सॉल्यूशन। और आप लोग का मोल्टन और जो फ्यूज्ड है, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों लोग, मतलब क्या होता है, सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा, मतलब आप लोगों का जो नमक रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, कम अमाउंट में होना चाहिए, मतलब वहां पे कंसंट्रेशन क्या रहता है बच्चों लोग, आपका ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस क्या आएगा। कैथोड पे रिएक्शन होने वाला है सर, कैथोड वापिस एक बार बता दो, कैथोड पे क्या होता है बच्चों लोग, आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, रिडक्शन। और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या आएगा बच्चों लोग, आपका लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा आएगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, बराबर है। और जो तुम्हारा रिडक्शन है, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों लोग, आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो सोडियम है Na+ और A+1 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा, सोडियम फॉर्म करेगा, और सेकंड वाला 2Cl- गिव्स आउट क्या करेगा, Cl2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो एक रिडक्शन और दूसरा वाला क्या बच्चों लोग, आपका ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले भाई देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों लोग क्या है, 2,8, क्या है रे, 3 है। नेक्स्ट, वैलेंस कितना है, 3। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, इसका 3 रहेगा ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों लोग, यहाँ पे 3 है। उसके आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के दो मेथड है, कौन सा, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड्स और है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर प्रोसेस बोलते हैं। और सेकंड वाला क्या है बच्चों लोग, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ अ प्योर एल्यूमिना। तो ये एग्जाम में ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टीचर यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, टीचर पूछते ही हमेशा क्या क्वेश्चन पूछेंगे भाई, टू एक्सप्रेस या टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, बेयर प्रोसेस के बारे में पूछेंगे, नहीं तो क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ अ प्योर एल्यूमिना के बारे में पूछेंगे। तो चलो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट देख लेते क्या है। देखो सबसे पहले आता है बेयर प्रोसेस के बारे में, देखो क्या दिया है, बॉक्साइड और कंसंट्रेशन पोर से, मतलब क्या सर भाई, जो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का है, इसके लिए मेरे को किसका रिक्वायरमेंट है, बॉक्साइड ओर का रिक्वायरमेंट है। अभी बॉक्साइड ओर को क्या करते, देखो द पाउडर बॉक्साइड हीटेड विद NaOH, मतलब सबसे पहले क्या करने का, पहला वाला रूल, पहला वाला स्टेप बोल सकते, रूल नहीं बोलो, स्टेप बोलो। पहला स्टेप क्या है, बॉक्साइड ओर को हीट करो, किसके साथ, NaOH के साथ। कितने डिग्री पे है सर, 140 डिग्री पे टू 150 डिग्री, मतलब 140 टू 150 डिग्री के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और टाइम कितना रहेगा, 2 to 8 आवर्स रहेगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, Al2O3 फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट NaAl2O2 एंड वाटर सोल्यूबल
ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये जो भी है ना, ये क्या है बच्चों लोग, आपका सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट है, और ये सोडियम एल्यूमिनेट से मेरे को क्या मिलने वाला है, Al2O3 मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? और जो भी Al2O3 मिलेगा वो क्या रहेगा बच्चों लोग, आपका वाटर सोल्यूबल होने वाला है। इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला, आयरन ऑक्साइड इज इम्प्योरिटी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। मतलब क्या सर, यहाँ से जो भी आयरन ऑक्साइड मिलने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट, मतलब आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करने के बाद, तो फिल्टर करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड भी मिलने वाला है। और सिलिका रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सोडियम सिलिकेट। भाई NaOH पहले से यूज कर रहा है ना, तो वापिस हम लोग को क्या मिलने वाला है, सिलिका मिलेगा, और वही सिलिका को हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सिलिकेट फॉर्म करने वाला है। समझा ये क्या है बेयर प्रोसेस का पहले वाला स्टेप। वापिस एक बार, बॉक्साइड ओर का कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। सेकंड, बॉक्साइड ओर को हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शंस करेंगे 140 डिग्री टू 150 डिग्री पे, और कितने टाइम के लिए करेंगे, 2 to 8 आवर्स के लिए करेंगे। उसके बाद मेरे को Al2O3 मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है, NaAlO2 बराबर है, और ये क्या है बच्चों लोग, आपका वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड इंप्योरिटी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन से मेरे को कौन सा इंप्योरिटी सेपरेट करके मिलेगा, आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 वाला कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड सिलिका रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सोडियम सिलिकेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये तुम्हारे रिएक्शन है। NaAlO2 हाइड्रोलाइज टू फॉर्म द इनसोल्युबल AlOH3। मतलब क्या भाई, ये NaAlO2 है, इसको जब ये हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, तभी आपको क्या फॉर्म होने वाला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब AlOH थ्राइस फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड इन द फिल्टर ड्राई एंड कैल्सिनेटेड बाय द हीटिंग 1000 डिग्री सेल्सियस एंड टू ऑब्टेन द प्योर एल्यूमिना। मतलब क्या, देखो Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, और ये सोडियम एल्यूमिनेट को वापस वाटर के साथ रिएक्शंस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब आप लोग हीट करते हैं तभी आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज वेल एज क्या मिलने वाला है बच्चों लोग, आपका वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है। समझा? और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिना। कोई डाउट बच्चों लोग यहाँ पे? समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? वापस एक बार, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, NaOH के साथ, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, NaOH एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंड लास्ट वन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे कितने डिग्री पे, 1000 डिग्री पे, तो आपको क्या फॉर्म होने वाला है बच्चों लोग, आपका प्योर एल्यूमिना फॉर्म होने वाला है। क्लियर? तो ये कौन सा प्रोसेस है मतलब का, बेयर प्रोसेस है। चलो उसके आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या प्रोसेस है। देखो बच्चों लोग, सिंपल सी बात है, मेरा एक कंटेनर है, कंटेनर कौन सा बच्चों लोग, आपका स्टील टैंक का है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एनोड के ग्राफाइट रॉड लगा दिए, बराबर है। एनोड के ग्राफाइट रॉड लगा दिए तो ये क्या है बच्चों लोग, आपका ग्राफाइट है, बट कौन सा रॉड है, कैथोड वाला। तो इसमें हम लोगों ने क्या डाला, अंदर मिक्सचर डाला, किसका, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, बराबर है, क्रायोलाइट क्रिस्टल डाला, और क्या दिया, फ्लोरोस्पर डाला। और ये आउटलेट है, इससे से हम लोग क्या मिलने वाला है बच्चों लोग, आपका मोल्टन टाइप का जो एल्यूमिनियम है वो क्या करेगा, बाहर मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना क्या है। चलो देखते हैं सबसे पहले वाला, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो भी मेरे को मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना मिलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। इट इज डन बाय द स्टील टैंक। और ये कहाँ पे, क्या मतलब जो भी प्रोसीजर है कहाँ किस में करने वाले बच्चों लोग, यहाँ पे स्टील टैंक के अंदर करने वाले। नेक्स्ट, द टैंक हैज अ ग्राफाइट लाइनिंग। मतलब ये जो टैंक है, टैंक के बाजू में कौन सा वाला लाइनिंग होना चाहिए, ग्राफाइट का होना चाहिए, और वो क्या करेगा, कैथोड जैसे वर्क करने वाला है। दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ द कैथोड। अभी वही बोला मैंने, जो भी लाइनिंग है किसके जैसे वर्क करेगा, कैथोड जैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट, a set of graphite rod is a dip into the molten electrolyte and works as a anode। अभी वही बोला ना, सबसे पहले बाहर का क्या होना चाहिए, स्टील का कंटेनर होना चाहिए, उसको लाइनिंग में होना चाहिए, किसके जैसे वर्क करेगा, वो कैथोड जैसे वर्क करेगा, और उसके अंदर रॉड डिप करना है। कौन से रॉड डिप करना है, ग्राफाइट का रॉड डिप करेगा, और एक इसके जैसे वर्क करेगा बच्चों लोग, यहाँ पे एनोड जैसे वर्क करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, क्रायोलेट। क्रायोलेट क्या है, Na3AlF6 है, बराबर है। एंड फ्लोरोस्पर मतलब क्या, CaF2 है। ये दोनों भी क्या है बच्चों लोग, आपके ओर्स है। तो ये क्या करेंगे, आर एडेड इन द मिक्सचर टू द लोअर मेल्टिंग पॉइंट अप टू द 1000 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट,
द एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब क्या होने वाला है बच्चों लोग, यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम को क्या करने वाले, मतलब ये जो भी है आप लोग का कौन सा ये होने वाला है, और यूज करने वाला है क्रायोलेट और कौन सा फ्लोरस पर यूज होने वाला है। और हम लोग क्या करने वाला है, ये इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए बच्चों लोग आपका, लेस देन 1000 डिग्री सेल्सियस। बट इसके लिए हम लोगों ने पहले जो भी कंटेनर रखा है या जो भी हम लोगों ने यूज करे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बच्चों लोग आपका, ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस है। तो लास्ट में एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट है। तो अभी कैसे, चलो देखते हैं आगे। The heavier molten aluminum is collected at the bottom of the tank and the periodically the removing it। मतलब क्या, an oxygen gas is liberated at the anode। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आप लोग जो क्रायोलेट जो क्रिस्टल क्रायोलेट जो यूज करने वाले हैं, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे तो कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है बच्चों लोग आपका, एल्यूमिनियम जाके डिपोजिट होने वाला है, यस हो ना। और उसके आगे क्या हम लोगों का हेवियर मोल्टन एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट बॉटम ऑफ द टैंक एंड द पीरियडिकली द रिमूविंग इट एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। तो अभी देखो यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होने वाला है, एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का, O2 माइनस गिव्स आउट क्या आएगा, O2 प्लस क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और एल्यूमिनियम का Al3 प्लस जब भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम कहाँ पे रहेगा, कैथोड पे, और आप लोगों का ऑक्सीजन कहाँ पे लिबरेट होएगा, एनोड पे। ये क्या है बच्चों लोग, इसका ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलो उसका आगे देखते हैं कि भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में या मेटल्स के बारे में। देखो, इन मेटल in the middles of the reactivity series such as iron, zinc, lead, copper are the moderately reactive। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कौन सा वाला बच्चों लोग आपका, आयरन है, जिंक है, लीड है, और उसके बाद क्या बच्चों लोग आपका, कॉपर है। ये क्या बच्चों लोग आपका, मॉडरेटली रिएक्टिव से। उसके आगे द मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट और द कार्बोनेट सॉल्ट। मतलब ये कौन सा सॉल्ट है, सल्फाइड है, और दूसरा वाला क्या बच्चों लोग आपका, कार्बोनेट सॉल्ट है। Next, the sulfide ore are the strongly heated in air is converted into the oxide and this process is called as a roasting। तो बच्चों लोग यहाँ पे एग्जाम में डेफिनेशन आता है, what is a roasting and what is a calcination। तो वापिस एक बार हम लोग देखने वाले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके दे रहा। देखो क्या है बच्चों लोग, द सल्फाइड ओर, कौन सा ओर से, सल्फाइड। सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते, और हीटिंग करने के बाद उसका क्या फॉर्म होने वाला है, ऑक्साइड, और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन के लिए क्या है भाई, कैल्सिनेशन का स्पेलिंग होने वाला है सी से, तो क्या याद रखने का, कार्बोनेट। क्या याद रखने का, कार्बोनेट। वापिस एक बार, द कार्बोनेट ओर आर स्ट्रांगली हीटेड in the limited supply of the air and to convert the into the oxide this process is called as a calcination। समझ में आ रहा है। वापिस एक बार, दो टाइप का प्रोसेस है, एक वन क्या तुम्हारा रोस्टिंग, दूसरा वाला क्या बच्चों लोग आपका, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब क्या आता है, सिंपल सी बात है, सल्फाइड ओर को हीट करने का है, किसमें, एयर के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड। दिस इज रिएक्शन या दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या है बच्चों लोग आपका, कार्बोनेट ओर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और वो कन्वर्ट करेगा इनटू ऑक्साइड में। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। समझा है। तो रिएक्शन देखो रोस्टिंग का, Zn सल्फेट प्लस O2 गिव्स आउट आएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यूज होएगा, रिलीज होएगा। और कैल्सिनेशन में क्या, जिंक कार्बोनेट जब हीट करेंगे तभी क्या फॉर्म होएगा, जिंक ऑक्साइड, और क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने वाला। इतना क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों लोग आपका रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वाला रिएक्शन। डन। चलो उसके आगे जाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। अभी एक्सट्रैक्शंस क्या है, चलो चेक करते, देखो द लेस रिएक्टिव मेटल्स आर द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। मतलब क्या है भाई, ये देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इससे जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें जो टॉप पोजीशन पे है वो क्या है, आप लोगों का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, वो क्या है आप लोगों का हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद मिडल वाला जो भी रहता, मिडल वाले को क्या बोलते हैं, मॉडरेटली बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट आने वाले है बॉटम में, वो क्या है बच्चों लोग आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। तो लेस रिएक्टिव मेटल देखो क्या है बच्चों लोग आपके, दिस मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्टार्टिंग में कि जो भी आप लोगों के हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो नेचर में इजीली मिलते हैं क्या, नहीं, दे डू नॉट फॉर्म या दे नेवर फॉर्म इन नेचर इन फ्री स्टेट। सेकंड वाला मॉडरेटली वाला रहेगा, वो किसके फॉर्मेट रहेगा, कैल्साइड सॉरी कार्बोनेट नहीं तो सल्फाइड फॉर्मेट रहेगा।
और आप लोगों का जो थर्ड वाला जो रहता है मतलब जो भी है गोल्ड है वगैरह, ये जो एग्जाम्पल्स है गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये नेचर में क्या करते हैं फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, समझा। उसके आगे द रिजर्व ऑफ द कॉपर इन द फ्री स्टेट्स आर वेरी फ्यू एंड प्रेजेंटली कॉपर इज फाउंड इन मेनली फॉर्म ऑफ CO2। मतलब क्या भाई, कॉपर है ना, कॉपर हर जगह पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्सट्रैक्शंस में भी दिखाई दे रहा है, कहाँ पे भी आप लोग को कॉपर फॉर्मेट में मिल जाएगा, बिकॉज नेचर में क्या कर रहा है, इजीली फॉर्मेट में मिल रहा है इसकी वजह से। तो देखो द कॉपर इज ऑब्टेन CuS आर दी जस्ट हीटिंग इन द एयर। मतलब क्या सर, कॉपर सल्फेट का जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। वो उसके बाद कॉपर ऑक्साइड के वापस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा, प्योर कॉपर, और क्या बाय प्रोडक्ट मिलेगा आप लोग का, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इतना क्लियर हो जाएगा। तो ये है बच्चों लोग आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में है। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे जाके बच्चों लोग आपका नेक्स्ट वाला स्टेज नंबर 3 जो कि है तुम्हारा रिफाइनिंग ऑफ मिनरल मेटल्स है। तो रिफाइनिंग क्या, देखो सबसे पहले क्या हो गया आप लोग का कंसंट्रेशन हो गया। वापस एक बार कंसंट्रेशन में कितने पार्ट्स आते हैं, 4 पार्ट्स आते हैं, सेपरेशन मेथड आते हैं। सबसे पहले वाला ग्रेविटेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आप लोग का मैग्नेटिक वाला आ जाएगा, उसके बाद क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका फ्लोटेशन आने वाला है, यस हो ना ये। उसके बाद सेकंड वाला क्या था, कंसंट्रेशन के बाद एक्सट्रैक्शन था। एक्सट्रैक्शन में हम लोगों ने कौन सा देखा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में देखा था। एल्यूमिनियम में 2 था, एक बॉक्साइड और था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक वाला था। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी के बारे में, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लास्ट वाला क्या था, लेस रिएक्टिव। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में देखो क्या है, the metal is obtained by the various reduction process contain the impurities electrolysis method is used to remove the impurities or obtain the pure metal। मतलब भाई impurity तो निकालना है तुझे, ये कंपलसरी है, बट कहाँ से है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकालेगा। तो इसको ही हम लोग क्या फॉर्म करेगा, प्योर मेटल फॉर्म करेगा। और यही क्या है बच्चों लोग आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं करोजन ऑफ मेटल्स क्या है। करोजन देखो क्या दिया है, corrosion is a natural process that occurs when metals react with its environment and gradually the deteriorates। मतलब क्या है भाई बंदे लोग देखो, corrosion मतलब ये क्या नेचुरल प्रोसेस है, मतलब मेटल के ऊपर क्या आएगा, एक सरफेस एरिया आ जाएगा और सरफेस एरिया आने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और ये जो है ऑक्साइड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, corrosion बोलते हैं, समझा। अभी ये क्या है, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीजन। मतलब ये जो भी प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होने वाला है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला है, समझा। उसके बाद नेक्स्ट, मेटल इज अ हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज corrode more easily and while those lower in the series of the less corrosion। मतलब ये क्या है, मेटल जो भी रहते हैं वो एयर के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड तो फॉर्म करते ही है, एज वेल एज वो क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्म करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब करोसिव लेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रस्ट है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग, आप लोगों ने देखा है थर्ड वाले चैप्टर में, क्या Fe2O3.H2O। तो ये क्या है आप लोगों का रस्ट का फॉर्मूला है। रस्ट कैसे होता है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आयरन है, आयरन सब्सटेंस है, मैंने ओपन एयर में रखा, एयर के प्रेजेंस में आएगा, इसके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाएगा और कौन सा ब्राउनिश या रेडिश कलर का लेयर हो जाएगा, दिस इज नोन एज योर रस्ट। एंड लास्ट वन ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। आप लोगों ने ये भी देखा रहेगा भाई, ये जो भी कॉपर के जो भी मेटल्स रहते हैं हमारे घर में, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं कॉपर्स के, उसके ऊपर नहीं क्या एक ब्राउनिश कलर का लेयर आ जाता है, ये ब्राउनिश ग्रीनिश कलर का लेयर आ जाता है, तो वो होता है बच्चों लोग आपका कॉपर कार्बोनेट होता है, बराबर है। अभी अब मुझे बताओ उसको मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी एक मतलब बोलते हैं ना, वो पीताम्बरी आता है ना, वो मार्केट में रहता है, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देखा रहेगा, उससे हम लोगों ने प्रॉपर वॉश किया तो क्या हो जाएगा, पूरा ऑक्साइड का लेयर क्या हो जाता है तुम्हारा, चला जाता है, समझा। तो ये होता है तुम्हारा करोजन के एग्जाम्पल्स। उसके आगे हाउ टू प्रिवेंशन ऑफ अ मतलब हाउ टू प्रिवेंट द करोजन। तो सबसे पहले वाला क्या है, मेटल्स आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द करोजन थ्रू द वेरियस मेथड विद इन अ पर्टिकुलर फोकस ऑफ द प्रिवेंटिंग आयरन रस्ट। मतलब हम लोग क्या है बच्चों लोग मेटल्स को क्या करते हैं, करोजन होने से लेना सबसे पहले बचाते हैं उसको, क्या क्या बचाते हैं, फोकस क्या करते हैं, देखो टू रिड्यूस द रेट ऑफ रस्टिंग एंड मेटल शुड बी द आइसोलेटेड फ्रॉम द डायरेक्ट एयर कॉन्टैक्ट। मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मेटल को क्या करेंगे ऐसे जगह पे रखेंगे जो कि एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब मेटल छुपा के रखने वाले है क्या, नहीं सर, मेटल के ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ तो लेयरिंग करेंगे कि जिसके वजह से उसका और एयर का कुछ रिलेशन नहीं आना चाहिए। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेटल है, मेटल के ऊपर मैंने क्या किया, क्लियर किया, और ये लेयर है, और लेयर के ऊपर क्या है बच्चों मेरा ऑक्सीजन है, मतलब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में एक लेयर है ना, वो लेयर कौन सा है, पेंट वाला लेयर है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, वो उसका प्रोटेक्शन होने वाला है, किसका, मेटल का। उसके आगे
Prevention of a method including fixing a substances on the metal surface to prevent a contact with the moisture and the oxygen in the air and the applying layer of a paint, उसके बाद oil, उसके बाद grease or varnish on their the surface, and this method for instance can prevent iron corrosion. मतलब ये सारे जो मेथड्स है ये क्या करेंगे बच्चों लोग, आपका प्रिवेंशन किसके लिए, रस्टिंग के लिए हेल्प करने वाला है, समझ में आने वाला है. नेक्स्ट, overall the preventing corrosion is a crucial for the maintaining the longevity and the quality of the metal. अभी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा. मालूम हो जाता, सिंपल सी बात है, मैंने आयरन ऐसे ओपन एयर में रख दिया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके ऊपर रस्ट आएगा, रस्ट आने के बाद तो खराब होएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होने वाला है, खराब होकर टूटने वाला है, बराबर है. तो अभी उसको लॉन्ग टाइम रखने के लिए और उसका क्वालिटी अच्छा रखने के लिए हम लोग को उसके ऊपर दूसरे कोई भी मेटल का या दूसरे कोई भी लेयर का मतलब लेयर लगाना ही पड़ेगा. क्यों? बिकॉज वो एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए, और एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, खराब होने वाला है. समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं करोजन प्रिवेंशन ऑफ मेथड कौन से. सबसे पहला आएगा बच्चों लोग आपका गैल्वेनाइजिंग, दूसरा वाला आ जाएगा बच्चों लोग आपका टेनिंग, नेक्स्ट वाला आ जाएगा एनोडाइजिंग, नेक्स्ट वाला आ जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड लास्ट वाला आ जाएगा अलॉय. तो ये है बच्चों लोग आप लोग के करोजन प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए. राइट डाउन द करोजन प्रिवेंशन मेथड्स. तो आपको ये 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा. फर्स्ट गैल्वेनाइजिंग, नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग आपका टेनिंग, नेक्स्ट वाला क्या है एनोडाइजिंग, लास्ट नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड लास्ट वाला क्या है आप लोग का अलॉइंग. उसके आगे देखते हैं चलो बच्चों लोग क्या है. देखो सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनाइजिंग. तो गैल्वेनाइजिंग में क्या दिया, देखो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग. भाई मतलब ये मेरा आयरन का स्ट्रिप है. किसका स्ट्रिप है? आयरन का. इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया. किससे कोटिंग कर दिया बच्चों लोग, यहाँ पे जिंक से. या आयरन बोलो या स्टील बोलो, मतलब आयरन और स्टील दोनों का भी कौन सा भी ले सकते हैं. उसके ऊपर मैंने कोटिंग किससे किया, जिंक से. तो ये जो भी तुम्हारा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. अभी तक गैल्वेनाइजेशन एंड आयरन ऑब्जेक्ट इज डीप इनटू द मोल्टन जिंक. मतलब क्या, गैल्वेनाइजेशन करने के लिए मैं क्या करने वाला, आयरन नहीं तो स्टील को क्या करने वाला, डीप करने वाला. कहाँ पे? मोल्टन जिंक के अंदर, बस बाकी कुछ नहीं करेगा. A thin layer of a zinc is a form over all the object. मतलब क्या करेगा, मैं डिप करके क्या करेगा, डिप करेगा और निकालेगा, तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर किसका है, जिंक का लेयर आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल शाइनी आयरन नेल्स, उसके बाद पिंस, उसके बाद क्या आएगा, आयरन पाइप्स आ जाएगा. हो गया, ये हो गया तुम्हारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वाला. नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आपका टीनिंग. अभी टीनिंग में क्या करने वाला, देखो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ टीन. भाई नाम में ही लिखा हुआ है टीन का लेयर लगाना है. किसका लेयर लगाने वाला है बच्चों लोग, आपका टीन का. तो टीनिंग मतलब मोल्टन टीन ऑन, बट इसके ये किस पे लगने वाला है, कॉपर एंड ब्रास के ऊपर लगने वाला है. समझ में आने वाला है? वापिस एक बार बताता हूँ, आयरन एंड स्टील के ऊपर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं. कौन सा लेयर होता है गैल्वेनाइजिंग में, जिंक वाला. बट यहाँ पे टीनिंग में कौन सा लेयर होता है, टीन का. ये कहाँ पे किया जाता है अप्लाई, कॉपर और ब्रास के ऊपर. इज कॉल्ड एज अ टीनिंग. Cooking vessels made up of a copper and brass and get greenish coating due to the corrosion, and the greenish substance is a copper carbonate and it is a poisonous, and therefore the vessels are the coated with a tin and prevent the corrosion. कलई. अभी आप लोगों ने पता रहेगा ये कलई काम जो करते हैं ना, आप लोगों देखो कलई काम क्या करते हैं ना, ये क्या ना टीन रहता है, तो टीन मेटल का क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं. किसके ऊपर, तुम्हारी यूटेंसिल के ऊपर. तो यूटेंसिल के ऊपर क्यों करते हैं, और वो कॉपर के यूटेंसिल के ऊपर क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, देखो रीजन पता था. भाई कॉपर के जो भी चीज है या जो भी यूटेंसिल्स है एयर के प्रेजेंस में आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड्स. और ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो कौन सा कलर करेगा, ग्रीन. और वो जो ग्रीन कलर का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो वो क्या रहेगा, हमारे बॉडी के लिए हजार्डस रहता है. मतलब कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, कॉपर कार्बोनेट बॉडी के लिए हजार्डस रहता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लेयरिंग करते हैं. किसका, टीन का लेयर करते हैं. तो टीन के लेयर की वजह से क्या होने वाला है, ये कार्बोनेट फॉर्म होने वाला है क्या, नहीं. तो बॉडी के लिए क्या रहेगा, मतलब कुछ ये रहेगा ना, मतलब सेफ रहेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो कॉपर सरफेस है, कॉपर जो भी यूटेंसिल्स है उसको उसके सरफेस एरिया पे हम लोग किसका टीनिंग कर, किसका ये करते हैं, लेयर बिठाते हैं, टीन का लेयर बिठाते हैं. और यही प्रोसेस का क्या बोलते हैं, टीनिंग. और यही इसको हम लोग मतलब हम लोगों ने देखा रहेगा आजू बाजू में, कलई काम बोलते हैं इसको. समझा? चलो उसके आगे जाते हैं. नेक्स्ट वाला एनोडाइजिंग. अभी एनोडाइजिंग होता क्या, देखो
द एनोडाइजिंग इज अ टेक्निक इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या भाई, सिंपल सा कंटेनर ले, बीकर ले, मतलब कंटेनर या बीकर ले, उसमें 2 रॉड डिप कर, एक एनोड और दूसरा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी पास कर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद एनोड क्या करेगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कैथोड क्या करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। वही प्रोसेस करने वाले, चलो देखते हैं। In this method, metals like copper and the aluminiums are coated with a thin and a strong layer of their oxide and by means of the electrolysis। मतलब जो भी मेटल्स है, कौन से, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, उसको क्या करने का, कोटिंग करने का, किससे, उसके ही मेटल ऑक्साइड से करने वाला है, ठीक है। A thin film protect of the metal from the corrosion। कुछ नहीं, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, एनोडिंग करने वाले हैं, ये मेटल से, और ये बाजू वाला क्या है तुम्हारा, कैथोड से। और हम लोग क्या करेंगे, कॉपर और एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, कोटेड करेंगे, किससे, स्ट्रॉन्ग लेयर से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स के लेयर से करने वाले। डन। नेक्स्ट, अभी ये उसका डायग्राम है। उसके बाद देखेंगे एग्जांपल, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम क्रिएट अ थीन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंटिंग द फर्दर ऑक्सीडेशन बाय द abstraction of oxygen and the water in contact. This protection can be the enhanced by the increasing the thickness of the oxides layer। बस इंक्रीजिंग करने का काम करता है, बाकी कुछ काम नहीं करता, ठीक है, ये एनोडाइजिंग। और नेक्स्ट वाला आएगा बच्चों लोग आपका, एक सेकेंड ना, हाँ, उसके पहले आएगा बच्चों लोग आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ द डिपोजिटिंग the less reactive metal generally are the superior metal like as the silver, chromium or nickel over the other metals is called as the इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब क्या करने वाला है, देखो बच्चों लोग, ये तुम्हारा कैथोड है, कैथोड के ऊपर मैंने एल्यूमिनियम का स्पून रखा दिया, और यहाँ पे मेरे क्या बच्चों लोग आपका सिल्वर प्लेट है। तो सिल्वर क्या हो जाएगा, इधर से निकलेगा, और सिल्वर जैसे ही निकलेगा वो क्या करेगा, ये तुम्हारा जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या करके जाके डिपोजिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये तो पता चला, और एक एग्जांपल दो। अभी मुझे बता, आपके पास घर में आपके पापा का किसका भी टाइटन या कौन से भी कंपनी का वॉच है, गोल्ड का वॉच है, तो गोल्ड क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं क्या कलरलेस हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो ज्वेलर के पास जाता है, ज्वेलर को बोलते हैं भाई ये गोल्ड है, उसको शाइनिंग करके दे दे। वो क्या करेगा भाई, 1 ग्राम गोल्ड लेगा, 1 ग्राम गोल्ड लेगा, और 1 ग्राम गोल्ड को क्या करेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेगा। तो बिकॉज इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं भाई, जो गोल्ड के जो भी पार्टिकल्स है, मतलब जो भी एक स्ट्रिप है, उसमें से क्या करते हैं, गोल्ड के आयन निकालते हैं, और हम लोग इसके ऊपर जाके बम्बार्डिंग करके और एक लेयर फॉर्म करता है। तो ये हाथों से करने वाला प्रोसीजर है क्या? नहीं, उसके लिए सेम प्रोसीजर करना पड़ता है। क्या, आप लोगों का एक कंटेनर लो, एक साइड आपका गोल्ड का प्लेट रखो, और एक साइड पे आपका वॉच रखो, और इलेक्ट्रिसिटी पास करो। तो ये गोल्ड के प्लेट से क्या होने वाला है, आप लोग के गोल्ड निकालने वाले, और यहाँ पे जाके क्या होने वाला है, डिपोजिट होने वाला है। और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये प्रोसेस किसके बीच में होता है, देखो, द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज डिपोजिटिंग लेस रिएक्टिव मेटल। कौन सा वाला होता है, लेस रिएक्टिव। गोल्ड क्या है, लेस रिएक्टिव है ना, इसके लिए ये होने वाला है। समझ में आने वाला है? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का समझ में आ रहा है। उसके बाद आएगा बच्चों लोग आपका नॉन मेटल वाला, मैं सॉरी नॉन मेटल बोल रहा, अलॉइंग वाला। दिस इज द लास्ट स्लाइड। मतलब अभी तक हम लोगों ने सारा देख लिया, अभी अलॉइंग देख लेते हैं। चलो, अलॉइंग क्या है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स इन अ डिफाइनेड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज अलॉय। अभी वापस वही बोल रहा हूँ, अलॉय मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल का भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है, या नॉन मेटल का भी हो सकता है, बराबर है। बट उससे कोई भी कंपाउंड फॉर्म करेगा, और उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलॉय आर द डिफरेंट फ्रॉम दोस इट इज अ कंस्टिट्यूएंट। अलॉयज आर द करोजन रेजिस्टेंस। मतलब जो भी अलॉयज बनेंगे वो क्या होने वाले हैं बच्चों लोग, आपके करोजन रेजिस्टेंस। मतलब क्या, उससे उसको ऊपर कुछ करोजन होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज वो प्रॉपर्टीज भी वैसे होता है ना, उसके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रास इज मेड अप ऑफ अ कॉपर एंड जिंक। अभी वही बोला, ब्रास किससे बना हुआ रहता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड टिन्स आर द यूज्ड टू मेक द अन अलॉय ऑफ द ब्रॉन्ज। मतलब कॉपर टिन किससे बना हुआ रहता है, ब्रॉन्ज से। स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ रहता है बच्चों लोग, आपका आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम से बना हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, अलॉय के एग्जाम्पल है। क्लियर? तो देखो, तो आज के जो लेक्चर्स में हम लोगों ने 1 शॉट लेक्चर में मेटलर्जी के बारे में प्रॉपर डिटेल में बता दिया। मैंने आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स बता दिया विद शॉर्ट नोट्स के तरह। तो आप लोगों को ये जो हमारे जो नोट्स है, ये नोट्स आप लोगों को दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। एज वेल एज हमारा जो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन देने का मुझे, कि देखो अभी आप बच्चों लोग देखो, सिंपल बता रहा हूँ, हम लोग के एग्जाम्स के लिए थोड़े ही दिन बाकी है।
तो ये मेटलर्जी चैप्टर्स ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। आप बोलेंगे कि एंड में याद रखने के लिए हम लोग एंड में करेंगे, बट एंड में याद नहीं होएगा बिकॉज इसमें शॉर्ट नोट्स है, 1 सेंटेंस है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, वो थोड़ा लेंदी है। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, ये पूरा एक बार लेक्चर प्रॉपर वे में देखो, प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड में जो जो पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिया है, जो जो एक एक डेफिनेशन लिख के दिया है उसके नोट्स बना, और वैसे के वैसे आप लोगों को शॉर्ट नोट एग्जाम में लिख के आओ, आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाला है, समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो ये हो गया चलो पूरा हम लोग आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया है तुम्हारा मेटलर्जी, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स कैरी करने वाला है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।